पिक्चर 31A31 आदिल गफ्फार को कैसे रोकेगा। आदिल तरकीब लगा रहा था कि कैसे गफ्फार को अपने घर आने से रोका जाए। उसके दिमाग में आइडिया आ चुका था। उसने तुरंत अनुज को फ़ोन किया। अनुज, अभी शहर के सबसे अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर से बात करो और उससे कहो कि कल से ही घर पर काम स्टार्ट करवाना है। अनुज को ये फैसला समझ में नहीं आया। सर, ये अचानक से। तो आदिल ने उसे चुप कराते हुए कहा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो, और हाँ, मुझे कल मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट 5:10 करवाना है, और कल सुबह हमारी फैमिली फार्म हाउस चली जाएगी। अभी तुरंत इंटीरियर डेकोरेटर से कांटेक्ट करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दी और नीचे हॉल में आ गया। उसने राधा आंटी को बुलाया। उनके आते ही आदिल ने कहा, हम लोग कल मॉर्निंग में ही अपने फार्म हाउस के लिए जा रहे हैं। सारी पैकिंग रात को ही आप लोग कर लो। आप लोगों को मॉर्निंग में ही निकलना होगा। मैं यहाँ ये ही ऑफिस जाऊँगा और रात को फार्म हाउस आ जाऊँगा। आप जाएं और तैयारी करें। और हाँ, शोएब और समाप्रा को भी बता दें, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी टाइम पर कर लें। और हाँ, फार्म हाउस के केयरटेकर को अभी ही कॉल कर दें, जिससे वहाँ जाने घर कोई परेशानी ना हो। फिर आदिल ने घर के बाहर अपने लॉन में झूले पर बैठकर कायनात को कॉल किया। उधर से आवाज़ आई, तुम्हारे पास शायद मेरे लिए वक्त नहीं है। मैं तुमसे मिलने लंदन से आ गई, लेकिन तुम हो कि अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहे हो। तुम कहो तो मैं वापस चली जाती हूँ। कायनात ने ये सब गुस्से वाले लहजे में बोला। तो आदिल ने उसको जवाब देते हुए कहा, तुम वापस क्यों जाओगी, वो भी मुझसे बिना मिले। ये कैसे मुमकिन है मैडम, बस मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, और अगर मैं तुमको टाइम नहीं दे पाता तो ये भी सही नहीं था। तुम्हारी फैमिली भी आई हुई है, तो वो क्या सोचते मेरे बारे में। तो ऐसी बात है मिस्टर आदिल, कायनात ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे हम लोग तुमसे मिलने कल आ रहे हैं। मेरे दोनों भाई भी आएंगे, ठीक है ना। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारे छोटे भाई से नहीं मिला हूँ, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। तो हम लोग कल शाम को मिलते हैं। आदिल ने पहले हामी भरी, लेकिन फिर बात को बनाते हुए कहा, ओह, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया। कल से घर पर इंटीरियर का काम स्टार्ट हो रहा है, और जब तक काम कंप्लीट नहीं होता हम सब अपने फार्म हाउस में ही रहेंगे। तुम लोगों को वहीं जाना होगा। कायनात ने उसकी इस बात पर भी हामी भर दी। आदिल ने उसको जवाब देते हुए कहा, तुम वापस क्यों जाओगी, वो भी मुझसे बिना मिले। ये कैसे मुमकिन है मैडम, बस मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था, और अगर मैं तुमको टाइम नहीं दे पाता तो ये भी सही नहीं था। तुम्हारी फैमिली भी जाई हुई है, तो वो क्या सोचते मेरे बारे में। तो ऐसी बात है मिस्टर आदिल, कायनात ने मुस्कुरा कर कहा, वैसे हम लोग तुमसे मिलने कल आ रहे हैं। मेरे दोनों भाई भी आएंगे, ठीक है ना। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। मैं तो तुम्हारे छोटे भाई से नहीं मिला हूँ, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। तो हम लोग कल शाम को मिलते हैं। आदिल ने पहले हामी भरी, लेकिन फिर बात को बनाते हुए कहा, ओह, मैं तो तुमको बताना ही भूल गया। कल से घर पर इंटीरियर का काम स्टार्ट हो रहा है, और जब तक काम कंप्लीट नहीं होता हम सब अपने फार्म हाउस में ही रहेंगे। तुम लोगों को वहीं आना होगा। कायनात ने उसकी इस बात पर भी हामी भर दी। अच्छा, कोई बात नहीं, हम सब वहीं आ जाएंगे। लेकिन अचानक से वक्त क्यों स्टार्ट करवा दिया। घर की डेकोरेशन तो अच्छी थी। इस पर आदिल ने दोबारा बात बना दी, मुझे काफ़ी दिनों से डेकोरेशन चेंज करवानी थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए। तभी आदिल के पीछे से आवाज़ आई, यहाँ पर चुपके चुपके बातें की जा रही हैं और हमारा काम बढ़ा दिया जा रहा है। ये समायरा की आवाज़ थी। आदिल ने फ़ोन होल्ड पर रखकर बोला, क्या बात हो गई बच्चा भाई, पहले आप बात कर लो, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, यही बैठो, मैं बात करता हूँ तुमसे। फ़ोन को होल्ड से हटाकर आदिल ने कायनात से कहा, ठीक है, कल शाम मैं तुम्हारा वेट करूँगा और एड्रेस तुमको भेज दूंगा। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अब बोलो क्या बात है, आदिल ने समायरा से कहा। दी भाई, ये क्या बात हुई, अचानक से आपने ये क्या किया। अभी तक तो कोई प्लानिंग नहीं थी। जब हम लोग डिनर कर रहे थे तब भी आपने कोई जिक्र नहीं किया। अब आप बताएं, वहाँ से मेरा स्कूल कितना दूर हो जाएगा। वो तो शहर से पूरा अलग है। इस पर आदिल ने समाग्रा को समझाया, तुम्हारी साथी बात सही है, लेकिन घर तो देखो कैसा हो रहा है, पुराना सा। तुम्हारे फ्रेंड्स भी बोलते होंगे कि
समायरा का घर तो देखो कितना ओला फैशन है। मैंने तो तुम्हारा सोच कर ही घर का इंटीरियर चेंज करवाने का सोचा। आदिल ने बात को बनाते हुए कहा। कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तो यही आ जाएंगे। तभी पीछे से शोएब की आवाज आए, भाई इसका छोड़िए आप, ये खुद अजीब है तो बातें भी इसकी वैसे ही होंगी ना। देखो आदिल भाई कैसे ये मुझे अजीब बोल रहा है। समायरा ने शोएब की आदिल से शिकायत करते हुए कहा। रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो मेरी बच्ची को। आदिल ने शोएब से कहा। भाई अच्छा तो है ना, कुछ दिन हम लोग नेचर के करीब रहेंगे। वैसे भी कर्फ्यू टाइम भी हो गया था, हम लोग फार्म हाउस नहीं गए। शोएब ने आदिल से ये बात कही। देखो पागल लड़की, हम लोग फार्म हाउस जाएंगे जी, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। नए नए वीडियो बनाओ, स्टोरी बनाओ, #फार्म हाउस, #नेचर। शोएब फिर से समायरा को छेड़ने लगा। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। शोएब आगे भाग रहा था तो समायरा पीछे और आदिल दोनों की इन हरकतों को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी ही देर में अनुज का कॉल भी आ गया। आदिल उसका कॉल रिसीव करता है। सर मेरी बात हो गई है, शहर के सबसे अच्छे डेकोरेटर से बात हुई है, वो कल सुबह ही अपनी टीम को भेज देंगे। ठीक है अनुज, मैं कल ऑफिस आ रहा हूँ। थोड़ा लेट होगा लेकिन मेरे पीछे जो वक्त हुआ है उसकी सारी डिटेल्स मुझे चाहिए। आदिल ने ये बात कहकर फोन रख दिया। चलो बच्चों, अभी तुम लोगों को पैकिंग करनी है, फिर सोना भी है, चलो काम पर लग जाओ। आदिल ने समायरा और बीएच से कहा। सुबह हो चुकी थी और लगभग सबकी फार्म हाउस जाने की पैकिंग हो गई थी। वहीं इंटीरियर डेकोरेशन कंपनी की टीम भी आ चुकी थी जो आदिल को डिज़ाइन सजेस्ट करने में हेल्प कर रही थी। आदिल से डिज़ाइन सेलेक्ट करवाने के लिए समायरा को भी बुला लिया था, वो भी घर के लिए डिज़ाइन सेलेक्ट करने में आदिल की हेल्प कर रही थी। कुछ घंटों के बाद डिज़ाइन सेलेक्ट हो गया और आदिल ने उसके लिए अप्रूवल भी दे दिया। एक सर्वेंट की आदिल ने बुलाया। देखो मेरा और मॉम डैड के रूम में किसी भी तरह के चेजेंस नहीं होने हैं। मेरा और मॉम हेड का रूम लॉक रहेगा, मेरी स्ट्रिक्ट वार्निंग है, यहाँ किसी को भी ना जाने दिया जाए। और जब तक घर में काम चल रहा है सिक्योरिटी से कहना सख्ती बरते, बिना आईडी प्रूफ किसी ऐसो पसंद को घर के अंदर ना आने दिया जाए जिस पर थोड़ा सा भी शक हो। और इनकी टीम से भी बोल दो कि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे सबकी डिटेल या प्रोवाइड कर दें, और वो पसंद नहीं आना चाहिए जिसकी डिटेल इन्होंने नहीं दी हो। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर तुमको कुछ समझ ना आए तो तुम राधा आंटी से कांटेक्ट कर लेना। इतना कहकर आदिल वहां से चला गया। लाइन से सारी गाड़ियों में सामान रखा जा रहा था। कुछ सर्वेंट आदिल के साथ जा रहे थे और कुछ यहीं घर पर रुक कर वहां का काम देख रहे थे। कुछ ही देर में समायरा, शोएब और घर के बाकी लोग फार्म हाउस के लिए निकल गए, लेकिन आदिल अभी घर पर ही था। वो अपने कमरे में गया। उसने आते ही अपना सेफ ओपन किया और घड़ी के पार्ट्स को चेक किया, वो वहीं रखे हुए थे। फिर उसने अपनी अलमारी खोली और वो वुडन बॉक्स को देखा। सब चेक करने के बाद उसने अपनी अंगूठी पहने हुए हाथ को ऊपर किया। उस अंगूठी के जरिए उसने अपने कमरे में एक सीक्रेट कवच बना दिया था, जिससे कोई भी बुरी ताकत चाहते हुए भी अंदर ना आ सके। इसी तरह उसने अपने मॉम हेड के रूम में भी एक शील्ड बना दी। दोनों ही कमरों को उसने लॉक किया और ऑफिस के लिए निकल गया। आदिल रास्ते में सोचते हुए जा रहा था, वो फार्म हाउस बस 2 से 3 दिन रहेगा, उसके बाद वो घर आ जाएगा। वो अपने कई प्लान्स दिमाग में बना रहा था। कुछ ही देर में आदिल का ऑफिस आ गया। ऑफिस के बाहर उसकी कंपनी के कई एम्प्लॉय उसका इंतजार कर रहे थे। सबके हाथ में फ्लावर्स का बुके था। आदिल को देखते ही सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आदिल उस हादसे के बाद पहली बार ऑफिस आया था तो उसके वेलकम के लिए लोग बाहर थे। सभी उसका ऑफिस आने पर स्वागत करने लगे और उसकी बुके देने लगे। आदिल भी सबका शुक्रिया अदा करने लगा। सभी की कंपनी के हॉल में आने के लिए इनवाइट किया। कुछ ही देर में वो अपने केबिन में था और अनुज से लैंड प्रोजेक्ट्स के रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा था। उसके मैनेजर भी आ गए जो उसको सारी डिटेल्स देते थे। कुछ देर के बाद वो कंपनी के हॉल में पहुंचा। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय वहां आ चुके थे। आदिल ने सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा किया। उसने स्टेज से कहा, आप सबकी दुआएं थी जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने खड़ा है। सारे कर्मचारी उसकी बातें गौर से सुन रहे थे।
फिर उसने आगे कहा, आप सबकी मेहनत की वजह से ही हमें अपने न्यू प्रोजेक्ट यानी लैंड प्रोजेक्ट में टारगेट रेवेन्यू से डबल फायदा हुआ है, और अब मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया था वो पूरा करूंगा। प्रोजेक्ट का प्रॉफिट परसेंटेज आप सबको इस मंथ मिल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर सब खुश हो गए और पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। सारे एम्प्लॉय आज काफी खुश नजर आ रहे थे। आदिल पे अनाउंसमेंट करके अपने रूम में आ गया। मैनेजर भी उसके साथ ही थे। उसने अपने मैनेजर से कहा, इसको आज ही अमल में लेकर आओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट को समझा दो। जी सर, बिल्कुल। इतना कहकर आदिल का मैनेजर चला गया और आदिल ने अनुज से बाकी ऑनबोर्डिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी शुरू कर दी। अनुज ने एक प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाया। आदिल ने उससे उसका सारा ब्यौरा मांगा। अनुज ने कहा, सर, हमारा एक कोल प्रोजेक्ट साउथ अफ्रीका में है। यहाँ पर लाइसेंस रिलेटेड इन्यू आ रहा है। हम लोगों ने सारे पेपर्स पहले ही वहाँ सबमिट किए हुए हैं, लेकिन वहाँ की एक लोकल कंपनी है जो हमारे काम में अंगा डाल रही है। इस पर आदिल ने सॉल्यूशन मोड में कहा, उस कंपनी से बात करो, आखिर उसे क्या चाहिए, बात करो। साउथ अफ्रीका की कंपनी जीएम से उसकी डील करवाने की बात करो, फिर मुझे बताओ। जी सर। इसके बाद आदिल बाकी के काम में लग गया। आदिल के पास सिर उठाने की भी फुर्सत नहीं थी, इतने पेंडिंग वक्त थे। कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने टाइम देखा तो याद माया कि उसे तो फार्म हाउस जाना है। वहाँ आज कायनात और उसकी फैमिली आ रही है। वो तुरंत ऑफिस से फार्म हाउस के लिए निकलता है। फार्म हाउस उसके ऑफिस से दूर था। उसने ड्राइवर से कहा, जब घर आ जाए तो मुझे बताना, मैं थोड़ा सा सो जाता। आदिल 2 दिन से सही से सोया भी नहीं था। वो रिलैक्स होकर कार में सो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंख खुल जाती है। उसे ख्वाब में बस गफ्फार नजर आ रहा था। उसको फिर नींद नहीं आई। कुछ ही देर के बाद वो फार्म हाउस पहुंच गया, लेकिन घर के अंदर आते ही आदिल चौंक गया। आखिर घर के अंदर आने के बाद उसने ऐसा क्या देखा जिससे आदिल चौंक गया? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया। 32 आदिल अनवर की पहली मुलाकात का राज। आदिल जैसे ही अंदर गया, वहां पर कायनात की पूरी फैमिली मौजूद थी। सभी आदिल के आने का इंतजार ही कर रहे थे। वो शोएब और समायरा के लिए काफी गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। आदिल को देखकर कायनात काफी खुश हो गई। वो सोफे से हल्की सी उठी, लेकिन अपने आसपास दोनों भाइयों को बैठा देखकर वापस बैठ गई। आदिल ने बेमन से कायनात के बड़े भाई गफ्फार से हाथ मिलाया। फिर कायनात ने अपने छोटे भाई अनवर से आदिल की मुलाकात करवाई। ये दोनों की पहली मुलाकात थी। आदिल ने सबसे इस बात के लिए माफी मांगी। मेरे घर में इंटीरियर का तर्क स्टार्ट हो गया और आप लोगों को उसकी वजह से इतनी दूर आना पड़ा। आदिल उनके पास बैठ गया और सबसे बातें करने लगे। उसने शोएब से पूछा, समायरा कहाँ है, क्योंकि समायरा उसको वहां नजर नहीं आ रही थी। शोएब से पहले कायनात बोल पड़ी, समायरा एडम के साथ बाहर साथ खेल रही है। इस वक्त आदिल अपनी फैमिली को लेकर काफी चिंता में था, क्योंकि उसके सामने गफ्फार बैठा था, लेकिन वो अपनी परेशानी जाहिर नहीं करना चाहता था। वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने सबसे कहा, मैं बस कुछ देर में फ्रेश होकर आता हूँ, आप लोग आपस में बात करें। आदिल को जाता देख गफ्फार की नज़र आदिल पर ही थी, और ये बात आदिल को पता थी। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसे देख रहा है। आदिल ने अपने रूम में जाते ही गहरी सांस ली। आदिल ने खुद से बात करते हुए कहा, देखिए आदिल, तुमको उसके सामने बिल्कुल आम तरीके से बिहेव करना होगा। उसको शक नहीं होना चाहिए कि तुमको उसकी सच्चाई पता है। अगर उसे इस बात का पता चल गया तो भारी मुसीबत आ जाएगी। जब तक उसे पता नहीं चलता है, तब तक तुम सिंपल तरीके से ही उससे बात करें, जैसे तुम उससे बस मिल रहे हो, और वो बस कायनात का बड़ा भाई है और कुछ नहीं। आदिल ने अपने आप को समझाया। फिर वो थोड़ी देर के बाद फ्रेश होकर हॉल में वापस आ गया। उसने सब से कहा, चलिए मैं आपको हमारा फार्म हाउस दिखा दूं। ये हमारी मॉम ने काफी मन से तैयार करवाया था। जब हम लोग छोटे थे तो अक्सर आते थे यहाँ पर, लेकिन फिर डैड के जाने के बाद यहाँ आना कम हो गया। कायनात भी उसकी बात काफी गौर से सुन रही थी। कायनात ने आदिल से कहा, तुमको यहाँ साल में 1 या 2 बार तो जाना ही चाहिए था।
यहाँ पर तुम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते, ग्रीनरी हमारी आंखों के लिए काफ़ी अच्छी होता। इस पर आदिल ने कायनात को छेड़ते हुए कहा, हाँ वो आता था सुमन के साथ, फैमिली के साथ तो कम ही आना हुआ। उसकी इस बात से कायनात सच में चिढ़ जाती है और अपना मुंह बना लेती है। गफ्फार आगे आकर आदिल से कहता है, तुम्हारे बयान काफ़ी अच्छे पसंद थे, मैंने सुना है उनके बारे में, बिजनेस वार्ड में उनके काम करने के तरीके काफ़ी फेमस हैं, कंपनी जो उनको काफ़ी एडमायर करती हैं और उनके बिजनेस मॉडल को भी काफ़ी पसंद किया गया है। आदिल को गफ्फार के मुंह से अपने डैड की तारीफ सुनना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बस यही सोच रहा था कि मेरे डैड जैसे इंसान के बारे में इस शैतान के मुंह से सुनना कितना डरावना है, और मुझे पूरा यकीन है कि इसने ही मेरे डैड पर अटैक करवाया था जैसे इसने मेरे ऊपर करवाए हैं। फिर आदिल ने भी फेक मुस्कान के साथ अपने हैंड के बारे में बताने के लिए उसको शुक्रिया कहा, लेकिन कायनात का छोटा भाई अनवर ज़्यादा बोल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहा है। आदिल ने उसको देखा और उसका माइंड रीड करने की कोशिश की। उस वक्त अनवर के दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे थे। क्या मेरी आदिल से कहीं मुलाकात हो चुकी है? ये लंदन में था तो जरूर हुई होगी, लेकिन मेरी जिससे मुलाकात हुई थी वो इस आदिल से अलग है। और आज बड़े भाई को क्या हो गया? वो आमतौर पर अपने कंपेटिटर की इतनी तारीफ तो नहीं करते, लेकिन आज तो ये तारीफों के पुल बना रहे हैं। हो सकता है कायनात की वजह से आदिल ने उसके दिमाग को रीड कर लिया था। आदिल को भी वे लगा कि यो उससे पहले मिल चुका है, लेकिन कहाँ ये उसे भी याद नहीं आ रहा था। और वो अनवर की दूसरी बातों पर पूरी तरह से एग्री कर रहा था। ये शैतान किसी की तारीफ कैसे कर सकता है? सिर्फ कायनात की वजह से ही। इस दौरान आदिल ने पूरा फार्म हाउस कायनात की कैमली को दिखा दिया। तभी कायनात ने घर के सबसे ऊपरी हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ क्या है आदिल? वो प्लेस तुमने नहीं दिखाया। पहले तो आदिल चुप हो जाता है, फिर कहता है, कायनात वहाँ कुछ नहीं है, बस कबाड़ है, इसलिए तुम लोगों को वहाँ नहीं ले गया। थलो डिनर का टाइम हो गया है, डिनर करते हैं, आप लोगों को भूख लग रही होगी। कायनात समायरा और एडम को भी लेकर आ गई। डिनर करने के बाद आदिल और अनवर बाहर पूल के घास टहलने लगे। तभी आदिल ने अनवर से पूछा, क्या मैं तुमको जानता हूँ? क्योंकि मुझे तुम जाने पहचाने से लग रहे हो। नवर ने भी सेम बात आदिल पर डाल दी। दोनों थोड़ी देर टहलते रहे। तभी अचानक से अनवर ने कहा, तुम लंदन में एक कैफे में मिले थे, लेकिन तब शायद तुम इस तरह नहीं दिखते थे। आदिल को भी याद आने लगा। दोनों को ही आपस में हुई मुलाकात याद आ गई और दोनों गंभीर हो गए। आदिल अनवर से बोला, देखो अनवर, वो बात कायनात तक नहीं पहुंचनी चाहिए, उसको काफ़ी हर्ट होगा। वो इस बात को नहीं जानती है और मैं नहीं चाहता कि उसको वो बात पता। इस पर अनवर ने भी उसी गंभीरता के साथ जवाब दिया, कायनात मेरी बड़ी बहन है और वो मेरे लिए माँ की जगह पर है। अगर उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने तुमको जब से देखा था तब से सोच रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था कि हमारी मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन अब विजन क्लियर है। और मैं तुमको बता दूं कि मेरी आपा तुमको लेकर बहुत संजीदा है। ये मैं देख चुका हूँ, इसलिए ये बात अगर तुम उन्हें बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी और से पता चली तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। इतना कहकर अनवर अंदर चला गया। आदिल वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसको ऐसा लग रहा था कायनात और उसका रिश्ता एक धुएं की तरह उड़ रहा है। सब कुछ उसे खत्म नजर आने लगा। आदिल, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? हम लोग जा रहे हैं, चलो। कायनात जब पीछे से बोली तब आदिल को होश आया, नहीं तो वो पत्थर की मूर्ति की तरह जड़ हो गया था। कायनात जल्दी से उसे गले लगी और चुपचाप सबके बीच में आ गई। थोड़ी ही देर में कायनात और उसकी फैमिली वहां से चले गए, लेकिन कायनात का छोटा भाई अनवर जरूर उसे एक टेंशन देकर चला गया था। आदिल वहीं पूल के पास जमीन पर ही बैठ गया। अनवर की बातें उसके सर में कील की तरह गड़ने लगी। समायरा और शोएब आदिल को इस तरह जमीन पर बैठा देखकर हैरत में पड़ गए। वो लोग तुरंत आदिल के पास आए और उसको चेयर पर बैठा दिया, लेकिन आदिल को होश नहीं था। आदिल भाई क्या हुआ है? समायरा की आवाज उसके कानों तक पहुंची तो वो हकीकत में आया। क्या हुआ तुमको? चिल्ला क्यों रही हो? आदिल के इस
सवाल पे शोएब ने टोका, भाई आप जमीन पर क्यों बैठे थे? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? क्या मैं जमीन पर बैठा था? नहीं, मैं तो कुर्सी पर बैठा हूँ, आदिल ने हकलाते हुए कहा। दोनों समझ गए कि भाई किसी गहरी सोच में थे। नहीं भाई, कुछ नहीं, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अंदर चलिए, आपने खाना भी सही से नहीं खाया है, शोएब ने आदिल को उठाते हुए कहा। दोनों ही उसे उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गए और उसके कमरे में ले जाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आदिल जभी भी उजड़े हुए आशिक की तरह बिहेव कर रहा था। समायरा ने उसकी स्लीपर उतारी और कहा, भाई आपको आराम की काफ़ी ज़रूरत है, आप सो जाएं, हम लोग कल सुबह ही आपसे बात करेंगे। फिर दोनों आपस में बात करते हुए आदिल के कमरे से निकल आए और स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ गए। इनको अचानक से क्या हुआ? कुछ देर पहले तक तो ठीक थे, फिर ये अचानक। देखा नहीं, भाई कायनात के छोटे भाई से बात कर रहे थे, जरूर कोई बात हुई है, तभी से ये इस तरह से बर्ताव कर रहे। वी कायनात को लेकर काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड हैं, शोएब ने समायरा से कहा। हो सकता है उसने ही कुछ बोला हो, मुझे तो वो बड़ा ही अकड़बाज लगा। समायरा ने भी उसकी बात को पूरा किया। कायनात की फैमिली उससे कितनी अलग है, कायनात तो कितनी खूबसूरत और नर्म दिल वाली लड़की है, वहीं उसके दोनों भाई तो मुझे जल्लाद जैसे लगे, समायरा ने मुंह बनाते हुए शोएब से कहा। दोनों ही विजने अजीब थे, लेकिन कायनात का भतीजा एडम काफ़ी क्यूट है। हो भी क्यों ना, वो अपनी मॉम पर गया है, अपने हेड पर नहीं। समायरा एडम की तारीफ करते हुए बोली, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि कायनात के भाई ने जरूर कुछ कहा है, नहीं तो भाई ऐसा रिएक्ट नहीं करते हैं, वो काफ़ी रफ एंड टफ इंसान। तुम सही कह रही हो, शोएब ने समायरा की बात को पुख्ता किया। उधर आदिल का दिल रुआसा हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो इतनी जल्दी नहीं देता था। उसके साथ इतने बड़े बड़े हादसे हो गए, लेकिन वो एक बार भी कमज़ोर नहीं पड़ा। फिर कायनात को लेकर वो क्यों कमज़ोर पड़ने लगा? उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। आदिल ने हमेशा अपने आप को मजबूत बनाकर रखा, अपने भाई बहनों के सामने भी और अपने बिजनेस में भी। उसकी लाइफ में कितने सारे अप्स एंड डाउन आए, लेकिन वो कभी नहीं रोया। 2 बार वो मौत के करीब था, तब भी वो मजबूत था। लेकिन आज कायनात के खोने के डर ने उसे इतना कमज़ोर कर दिया था, जितना वो पहले कभी नहीं हुआ था। अगर कायनात उसकी लाइफ से चली गई तो उसकी ज़िंदगी जो पूरी खाली हो जाएगी। वो कायनात से बेइंतहा मोहब्बत करता था और उसके बिना रहने का भी सोच भी नहीं सकता था। इस वक्त आदिल अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। तभी अचानक से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुनकर आदिल उठ गया। वो समझ गया कि कुछ होने वाला है। यहाँ पर बेतलहम जिन जा चुका था, पूरा कमरा चूर से भर चुका था। बेतलहम जिन को देखते ही आदिल ने उसे सलाम किया। आदिल, तुम एक लड़की की वजह से कैसे इतने कमज़ोर पड़ सकते हो? तुमको पहले भी इस बारे में इशारा किया गया था, लेकिन तुमने उस पर गौर नहीं किया। आदिल, तुम इस तरह से कमज़ोर नहीं पड़ सकते, तुम्हारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है जिसको तुम्हें पूरी करनी है। बेतलहम जिन की बातें सुनकर आदिल को महसूस हुआ कि बेतलहम जिन उसे कई बातें समझाने के लिए आया था। बेतलहम जिन ने आदिल से क्यों मिलने आया है? वो क्या बताना चाहता है जिससे आदिल वाकिफ नहीं? अनवर के साथ हुई 7 मुलाकात का क्या राज था जो कायनात से आदिल का रिश्ता तोड़ सकता था? जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। 33 आदिल क्यों खास है? जब से बेतलहम जिन आदिल से मिलने आया था, वक्त ठहर गया था। स्विमिंग पूल का पानी जो कुछ देर पहले हवा के संग अटखेलियों कर रहा था, फिलहाल रुक गया था। खेतों से रात को आने वाली झींगुर की आवाज़ें भी नहीं सुनाई दे रही थी। घर में भी किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था कि आदिल के कमरे में क्या हो रहा है। उसका रूम गुलाब के फूलों की तरह महक रहा था, लेकिन हर तरफ सफ़ेद बुंज बादलों की तरह छाया हुआ था। बेतलहम जिन आदिल को समझा रहा था। उसने कहा, आदिल, तुमने 2 बार मौत को मात दी, लेकिन एक लड़की की वजह से तुम इस तरह से अपने आप को कमज़ोर कर लोगे, ये मैंने नहीं सोचा था। तुमको अभी कायनात से दूर रहना होगा। तुम उसके जितने करीब होगे, उतने ही कमज़ोर होते जाओगे, और ये मैं नहीं चाहता। मैं तुमको पूरी दुनिया जीतते हुए देखना चाहूँगा।
इस तरह से कमजोर नहीं। सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर तुमने अपना साथ नहीं दिया तो तुम अपने मकसद में पूरे नहीं हो सकोगे और शैतानी ताकतें तुम पर हावी होने लगेगी। तुमको उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बल्कि उनका मुकाबला करना है, जिसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा। साथ में तुम्हें मेरी शर्तें भी पूरी करनी है। आदिल बेतलहम जिन की बातें सुन रहा था। जब जिन ने शर्तों की बात की तो आदिल ने कहा, आपने अभी तक उन शर्तों के बारे में मुझे नहीं बताया है। बेतलहम जिन ने आदिल को पहली बार जवाब दिया, वो शर्तें तुमको वक्त के साथ पता चल जाएंगी। फिर आदिल ने उस वुडन बॉक्स के बारे में भी बेतलहम जिन से पूछा, उस वुडन बॉक्स में आखिर क्या है? ने तो बेतलहम जिस गंभीर होकर बोला, उसमें कुछ ऐसा है कि जो उसको पालेगा वो इस दुनिया का बादशाह बन जाएगा। और तुम्हें बता दूं कि उस बॉक्स को सिर्फ गफ्फार ही नहीं और भी कई लोग पाना चाहते हैं। ऐसे लोग दुनिया के को अलग अलग कोनों में हैं। तुमको उन सबसे बॉक्स को बचाना है। ये तुम्हें दी गई सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को इंसान से लेकर जिन तक पाना चाहते थे, लेकिन ये जिम्मेदारी तुमको दी गई है। आदिल बेतलहम जिन की बातों को सुनता ही जा रहा था और हैरान हुए जा रहा था। जैसे ही बेतलहम जिज ने ये बताया कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उसे दी गई है तो आदिल ने स्तब्ध होकर पूछा, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम खास हो, इसलिए तुमको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है और अपने मकसद में तुमको कामयाब होना है। इतना कहकर बेतलहम जिन वहां से चला गया। धुआं छट चुका था। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया। झींगुर की आवाजें फिर से सुनाई देने लगी। पूल का पानी दोबारा लहराने लगा, लेकिन आदिल का कमरा अभी भी महक रहा था और आदिल बस जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। वो उस वक्त बिल्कुल शांत था। उसके दिमाग में भी कुछ नहीं चल रहा था। वो कुछ सोच भी नहीं रहा था। जैसे तूफान के आने से पहले सब कुछ शांत होता है, आदिल भी कुछ उसी तरह से खड़ा था। कुछ मिनट के बाद आदिल पास रखी एक चेवर को खींचकर उस पर बैठ गया और टेबल पर रखे पानी के ग्लास को उठाकर पानी पी गया। फिर चुपचाप सो गया। उस वक्त उसका दिमाग पूरा ब्लैक हो गया था, जैसे एक खाली कमरा। उसके फार्म हाउस के बाहर भी सब कुछ शांत सा था। कुछ देर पहले उल्लू बोल रहे थे, उनकी आवाज भी अब सन्नाटे में गुम हो गई थी। चांद की रोशनी भी थम चुकी थी। चांदनी को काले बादलों ने घेर लिया था और कुछ ही देर में तेज बारिश ने मौसम का रुख बदल दिया। बिजली की तेज तड़तड़ाहट गूंजने लगी, लेकिन कमरे में आदिल को कुछ होश नहीं था। वो गहरी नींद में था, जैसे उसे इस नींद की काफी तनख्वाह जरूरत थी। इस नींद से उठने के बाद आदिल को अपनी जिंदगी से जुड़ा एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट फैसला लेना था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसा कुछ करना पड़ेगा। उसको एक खास मकसद के लिए चुना गया था। ये फैसला लेना अब उसकी मजबूरी थी, भले ही उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। सुबह हो चुकी थी। आदिल के कमरे में धूप की रोशनी आ रही थी। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली तो उसे अपने कमरे की बालकनी पर मोर बैठा दिखाई दिया। उसे बाहर भी मोर के बोलने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। जैसे अब रात में जो भी हुआ था सब याद आ रहा था। बेतलहम जिनसे उसकी बातचीत, उसे सब याद आ रहा था। उसके दिमाग में एक फिल्म चल रही थी। उसकी सुई बस एक बात पर जटक गई कि इन सब में कायनात की क्या गलती है। मैं उसको कैसे खुद से अलग कर लूं? उसको मैं तकलीफ में नहीं देख सकता। ये सब कैसे करूंगा मैं? वो यही सब सोच ही रहा था कि समायरा आंखों मलते हुए उसके पास आ गई। भाई, अब आप कैसे हैं? आदिल ने उसके इस सवाल पर जवाब दिया, मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप ठीक हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन कल रात को आप बिल्कुल ठीक नहीं थे। क्या हो गया था आपको? इतनी देर में शोएब भी आ गया। हाँ, क्या हुआ था रात? करे बताएंगे कुछ। आप तो ऐसे हो गए थे जैसे आपने कुछ भयानक सा जीव या भूत देख लिया हो। एक पत्थर की तरह हो गए थे, आपको कुछ होश नहीं था। आदिल उन लोगों की बातें सुन रहा था। फिर अचानक से बोला, कायनात तुम लोगों की भाव ही नहीं बन सकती है। हम दोनों में जो भी था यो साथ हो गया है। उसकी ये बात सुनते ही दोनों सन रह गए। भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ आप लोगों में? अचानक से रिश्ता खत्म क्यों? ये कब हुआ? वो तो कल कितना खुश थी, कितनी खुरा होकर यहाँ से गई है, और आप बोल रहे हैं कि सब खत्म।
कुछ बताएंगे भी? मैं कापनाथ से बात करूंगी, समायरा ने परेशान होकर कहा। इस आदिल ने उसे रोकते हुए कहा, उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, मैं आज उसको ये बताने वाला हूँ। शोएब को आदिल की बात समझ में नहीं आ रही थी। जब उसने आपसे कुछ नहीं कहा और आप दोनों के बीच भी सब अच्छा है, तो फिर ये सब क्यों आदिल भाई? शोएब ने सवाल उठाते हुए कहा। बस मैंने कहा ना, सब खत्म, अब कायनात के बारे में मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं कुछ देर में सत्तार मेंशन के लिए निकल रहा हूँ और फिर वहाँ से ऑफिस जाऊंगा। समायरा, तुमको स्कूल जाना है ना? जाओ, तैयार हो, मैं तुमको स्कूल ड्रॉप करता हुआ चला जाऊंगा। आदिल को इतना सीरियस देख दोनों ने उससे कुछ नहीं कहा। समायरा ने बस इतना कहा, हाँ भाई मैं बस तैयार होकर आती हूँ। आदिल को इतना सीरियस दोनों ने कम देखा था। दोनों मुंह बनाकर अंदर चले गए। आदिल ने पूल में अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने का सोचा, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त गर्म केतली की तरह खौल रहा था। आदिल को स्विमिंग का शौक था। उसने पे पूल अपनी पसंद से बनवाया था। सत्तार हाउस में उसके डैड ने बनवाने से मना कर दिया था, जिसके बाद उसकी मॉम ने फार्म हाउस में आदिल के लिए पूल बनवा दिया था। जब भी आदिल यहाँ आता, घंटों पूल में रहता, काफी डॉट खाने के बाद ही वो पूल से बाहर आता था। लेकिन अब ऐसा लगने लगा था कि उसने अपने शौक धीरे धीरे मार लिए हैं। उसकी मोहब्बत भी उससे दूर हो रही है। आदिल पानी के अंदर डुबकी लगाते हुए सोच रहा था, मुझको स्पेशल क्यों बना दिया? सब कुछ मुझसे दूर जाता दिखाई दे रहा है। अचानक से उसके दिमाग में बेतलहम जिन की बॉक्स वाली बात पहुंच गई। बॉक्स, वो बॉक्स, मतलब कि हैद को बेतलहम जिन के बारे में मालूम था। वो जानते थे वो रहस्यमयी बॉक्स किसी ने बैंड को दिया था, जिसके बारे में बेतलहम को भी पता है। उसने ये भी कहा कि गफ्फार के अलावा भी कई लोग हैं जो उस बॉक्स को पाना चाहते हैं। मैं अपने वालिद का बेटा हूँ, हो सकता है इसलिए ये सब मेरे बैंड के बाद मुझसे जुड़ गया। आदिल तुरंत पानी से बाहर निकल आया। इन सब में मेरे हैद भी जुड़े हैं। मुझे अपने आप को अपने हैद के लिए कमजोर नहीं होने देना है। और रही बात कायनात की, तो अगर वो मुझे चाहती है तो मुझे समझेगी, उसे समझना होगा। आदिल का दिमाग अब काफी तेजी के साथ काम करने लगा था। आदिल तुरंत तैयार होकर आया और समायरा के रूम में जाकर बोला, जल्दी से तैयार हो, तुमको स्कूल छोड़ने के बाद मुझे कई जरूरी काम है, चलो आओ। समायरा स्कूल के लिए तैयार हो चुकी थी। जल्दी से उसने नाश्ता किया और चुपचाप आदिल की कार में आकर बैठ गई। रास्ते भर उसने आदिल से बोलने की लगातार कोशिश की, लेकिन आदिल ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जब समायरा का स्कूल आ गया तब आदिल ने उसको समझाते हुए कहा, बेटा देखो, कई बार ऐसी बातें होती है जो समझाने वाली नहीं होती है, और कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो सबके लिए फायदेमंद हो और ज़रूरी भी, मगर दिखने में ऐसा ना लगे। कायनात और मेरा मामला भी कुछ ऐसा है, वक्त आने पर मैं तुमको सब बता दूंगा। अभी तुम स्कूल जाओ और पढ़ाई करो। समायरा भी चुपचाप कार से उतरी और स्कूल गेट से अंदर चली गई। आदिल ने भी ड्राइवर से सत्तार मेसन चलने को बोल दिया था। रास्ते में आदिल मुफ्ती साहब को कॉल किया और उनसे अपने ऑफिस आने के लिए रिक्वेस्ट किया। मुफ्ती साहब, प्लीज़ आप आज मेरे ऑफिस आ जाएं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं आपके मदरसे आ जाता, लेकिन ऑफिस में कई ज़रूर काम की वजह से नहीं आ पा रहा। अगर आपके पास वक्त है तो आप आ जाएं। मुफ्ती साहब उसके ऑफिस आने के लिए मान गए। वो बोले कि जौहर की नमाज पढ़ने के बाद ही उसके ऑफिस आ सकेंगे। कुछ देर में आदिल सत्तार मेंशन पहुंच गया। वहां पर इंटीरियर का काम काफी तेजी से चल रहा था। आदिल अंदर गया और घर में हो रहे काम पर नजर मारने लगा। कुछ ही देर में एक सर्वेंट उसके पास आकर बोला, साहब आपके और बड़े साहब के कमरे नहीं टच करवाएं हैं। ये लोग तो बोल रहे थे कि वो दोनों कमरे क्यों नहीं करवा रहे, कमरों को खोलने भी जा रहे थे, लेकिन मैंने समझाया। अच्छा, कौन थे वो लोग? उनको बुलाकर लाओ। आदिल ने तुरंत नौकर को कहा। कुछ ही मिनटों में एक लड़का एक लड़की जी इंटीरियर डेकोरेटिंग कंपनी से थे और डिजाइन का काम देख रहे थे। आदिल के सामने पेश हुए। आदिल ने दोनों से पूछा, आप लोग उन दोनों कमरों में क्यों जाना चाहते थे, जब कि आप लोगों को पहले ही मना कर दिया गया था? इस पर दोनों कुछ नहीं बोले। तभी एक लड़की की आवाज आदिल के पीछे से
आए सर, क्या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज बताएं, इन लोगों ने क्या कुछ गलत कर दिया है? इस पर जब आदिल ने पलट कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो आदिल के सामने आए और उन दोनों की तरफ से माफी मांगने लगी। आदिल उसको देखकर बस देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग सा अट्रैक्शन था जो आदिल को अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर कौन है वो जिसने आदिल को पहली बार में ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया? जानने के लिए सुने नया एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का 34 आदिल हुआ जस्मिन का दीवाना। तगी वो लड़की आदिल के सामने आकर माफी मांगने, सर अगर इन लोगों की तरफ से कोई गलती हुई है तो धनी जिसके लिए सॉरी, ये दोनों ही अभी हमारी टीम में नए हैं, इनको ज्यादा कुछ पता नहीं है। आदिल उसकी बात पर कम और उसके चेहरे पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। उसकी आंखें समुद्र की तरह गीली थी और चेहरा बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद, जिस पर उसके रेड चिक्स कानों में पहने डायमंड के स्टड्स उसके साइड फेस पर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। खुले लहराते बाल, ये सब आदिल को अजीब तरह से अपनी ओर खींच रहे थे। तभी उसके सर्वेंट ने आदिल को हल्के से आकर कहा, सर कहाँ खो गए आप? आदिल को तब होश आया, फिर उसने अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, देखिए आप अपनी टीम से बोल दे कि ऊपर 2 कमरों के आसपास भी कोई नहीं जाएगा, वहां पर हमें कोई काम नहीं करवाना है। जी सर बिल्कुल, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। यो भी आदिल को काफी गौर से देख रही थी। आदिल ने अपने आप को संभाला और सर्वेंट से घर में हो रहे काम का सारा ब्यौरा लिया। आदिल अभी भी उसी लड़की को देख रहा था। उसने अपने सर्वेंट से, ये यहाँ पर किस काम के लिए है? इस पर आदिल के नौकर ने बताया, साथ ये लेडी टीम की लीडर है और यही सब समझा रही है कि कैसे क्या करना है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा, आदिल ने कहा। फिर वो आदिल का बैग लेकर कार तक आया। आदिल ने उसे दोबारा इंस्ट्रक्शन दिए और कार में बैठकर ऑफिस के लिए निकल गया। लेकिन रास्ते भर आदिल पर उस लड़की की मदहोशी छाई हुई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे उस लड़की की आंखों में नशा है। आदिल के मन से उसकी खुमारी नहीं जा रही थी। वो अपने केबिन में भी आ चुका था। कायनात का कॉल आ रहा था लेकिन आदिल फोन रिसीव नहीं कर रहा था। कुछ देर के बाद आदिल ने अनवर को कॉल किया। अनवर के फोन रिसीव करते ही आदिल ने कहा, अनवर तुम कायनात को मेरे और अयाना के बारे में सब कुछ बता सकते हो? मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता। मेरे और अयाना के बीच जो भी था तुम उसे सब बता दो। वो तुम्हारी बहन है, अगर उसको बाद में तकलीफ हुई तो तुमको भी तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे कजल से किसी को भी तकलीफ हो। उधर से अनवर ने कहा, बिल्कुल सही है आदिल, मैंने भी तुम्हारी असलियत अपनी आपा को बताने की सोच रखी थी। मैं उनको बता दूंगा कि तुम असल में कैसे हो। इतना कहकर उसने आदिल का नंबर कट कर दिया। आदिल का दिल ये सब बोलते हुए कांप रहा था। उस वक्त वो कायनात के बारे में सोच रहा था कि जब अनवर उसके और अयाना के बारे में बताएगा तो कापनाक पर क्या बीतेगी। फिर उसने सोचा अभी उसके लिए यही सही है, कायनात उससे जितना दूर रहे वो ही सही है, नहीं तो मैं अगर अपने मकसद से भटक गया तो खौफनाक हो जाएगा। लेकिन ये सोचते हुए भी रह रहकर उस लड़की का चेहरा उसके सामने आ रहा था। फिर आदिल ने अपने पर कंट्रोल किया और काम में बिजी हो गया। लंच का वक्त हो गया। आदिल और अनुज साथ में ही कैंटीन में लंच कर रहे थे। तभी एक गार्ड ने आकर बताया कि मुफ्ती साहब आए हैं, तो आदिल ने उन्हें गेस्ट रूम में बिठाने के लिए कहा और ये बताने को बोला कि वो कुछ ही मिनट में लंच फिनिश करके आ रहा। गार्ड ये सुनकर वहां से चला गया। आदिल ने जल्दी जल्दी लंच खत्म किया और अनुज से कहा, मुझे कुछ वक्त के लिए कोई डिस्टर्ब ना करे, बाकी तुम हैंडल कर लेना। अनुज से इतना बोलकर आदिल ऑफिस के गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गया। वहां मुफ्ती साहब उसका इंतजार कर रहे थे। आदिल को देखते ही उन्होंने उसको गले लगाया। आदिल ने उनसे माफी मांगते हुए कहा, आपको मेरी वजह से यहाँ आने की जहमत उठानी पड़ी। तो मुफ्ती साहब ने उसके कचे पे हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटा, इसमें जहमत की तो कोई बात ही नहीं। आदिल के चेहरे के उड़े रंग को देखकर उन्होंने पूछा, ... क्या बात है जादिल, तुम परेशान लग रहे हो? आदिल ने सवाल पूछते ही दिल खोल दिया। मुफ्ती साहब मैं जिस काम में लगा हुआ हूँ, क्या उसके बीच में कोई लड़की आ जाएगी तो मेरे लिए परेशानी की बात होगी? सवाल पर पहले तो मुफ्ती साहब कुछ सेकंड चुप
रहे। फिर उन्होंने जवाब देते हुए कहा, बेटा तुम अभी एक ऐसा काम कर रहे हो जो और विंसी के बस में नहीं है। तुमको उस काम के लिए अपना पूरा फोकस उसी पर देना होगा, और अगर बीच में कोई लड़की है तो उसे अभी कुछ वक्त के लिए साइड कर दो, नहीं तो उसके लिए भी परेशानी सखड़ी हो जाएगी। और मुझे पता है तुम किसी को भी परेशानी में नहीं देखना चाहोगे। आदिल को मुफ्ती साहब की बात समझ में आ रही थी। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी जिनका तुम्हें सामना करना है। अगर लड़की तुम्हारी कमजोरी बन गई तो सब उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए तुमको कमजोर नहीं बनना। इस पर आदिल ने कहा, मेरी छोटी बहन समायरा भी लड़की है तो क्या उसे भी मुझे साइड करना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुरान पाक की प्रोटेक्शन में है, उसे कुछ नहीं होगा। बस तुमको ये एहतियात बरतना होगा कि वो अपने गले से ताबीज ना उतारे। मुफ्ती साहब ने आदिल को समझाते हुए कहा। उन्होंने आदिल से दोबारा एक सवाल किया, और कुछ जो तुम मुझे बताना चाहिए आदिल? इस पर आदिल ने उन्हें नामे सर हिला दिया। ये देख, मुफ्ती साहब हल्का सा मुस्कुर दिए, लेकिन उन्होंने आदिल से कुछ नहीं कहा। सिर्फ जाते समय उन्होंने आदिल से कहा, तुम्हारे दुश्मन हर तरह से तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे। तुमको अपनी आंखें, कान और साथ में अपना दिमाग सब चौकले रखने हैं। वक्त खराब होने वाला है। आदिल ये सब गौर से सुन रहा था। मुफ्ती साहब को कहीं जरूरी काम से जाना था, ये आदिल को समझा कर चले गए। आदिल कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसका मैनेजर उसको एक मीटिंग के लिए बुलाने आया। आदिल उसके साथ मीटिंग के लिए बुला गया। मीटिंग कंपनी की एक कोर टीम के साथ थी। यो आदिल को कुछ ऐसा दिखाना चाहती थी जो काफी ज्यादा जरूरी था। उसने लैंड प्रोडक्ट से रिलेटेड एक क्लिप चलाए। इस क्लिप को दिखाने के बाद टीम के हेड ने आदिल को समझाया, हम लोगों को इसकी ड्विलिंग में जी डायमंड मिल रहे हैं, काफी रैपर साइज है। आमतौर पर डायमंड इतने बड़े नहीं होते, इसलिए हमारी टीम को लगता है कि इस लैंड से मिल रहे डायमंड के लिए कंपनी को एक सिस्टर कंपनी अलग से बनानी चाहिए, ताकि दूसरी कंपनियों को न देकर हम खुद ही इस पर सारा काम करें। आदिल के साथ कोर कमेटी के बाकी मेंबर्स ने भी उसकी बात का समर्थन किया। आदिल ने प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए बोल दिया। कंपनी की सेल्स और फाइनेंस टीम से आदिल ने इस पर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द पेश करने कहा। आदिल को समझ आ गया था, इस प्रपोजल के रियलाइज हो जाने से उसकी कंपनी जल्दी ही वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनीज में आ सकती थी। उसको सिर्फ इस प्रोजेक्ट से इतना फायदा होने की उम्मीद दिख रही थी। मीटिंग के बाद आदिल अपने केबिन में जा गया, लेकिन आदिल को रह रहकर वो लड़की का चेहरा याद आ रहा था। उसका मन हो रहा कि वो तुरंत सत्तार मैंशन जाए और उससे मिले। कुछ देर काम करने के बाद वो सत्तार मैंशन के लिए निकल गया। घर पर आते ही उसने एक सर्वेंट से उस लड़की के बारे में पूछा और उसे बुलाने को कहा। फिर जाकर अपने घर वाले ऑफिस में बैठ गया। कुछ ही देर में वो खूबसूरत लड़की आदिल के सामने थी। आदिल ने उसे बैठने के लिए कहा और उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम जैस्मिन बताया और बताया कि वो कंपनी में काफी टाइम से काम कर रही है, टीम लीडर है। आदिल ने उससे पूछा, जैस्मिन तुम यहाँ की तो नहीं लगती? तो उसने आदिल को जवाब देते हुए बताया कि वो इजिप्ट ओरिजिन की है, लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड काफी सालों से है। आदिल बात करते हुए सिर्फ उसको देख रहा था। आदिल बेहद अजीब बिहेव कर रहा था। उसने ऐसा किसी लड़की को देखकर नहीं किया था, यहाँ तक कि कायनात को देखकर भी नहीं। तो लड़कियों की काफी इज्जत करता था और नजरें झुका कर ही अक्सर बात करता था, लेकिन जैस्मिन को देखकर उसे खुद नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो उसको कई बार ऊपर से लेकर नीचे तक देख चुका था, यहाँ तक कि वो इतना दीवाना हो गया था कि उसने अपनी पावर से उसकी बॉडी को एक्सरे कर लिया था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो आदिल है। आदिल ने उसे अपने पास बैठने को कहा। वो बिल्कुल आदिल के बगल में आकर बैठ गई। आदिल उसके बालों की लटों से खेलने लगा। वो भी आदिल को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी अचानक से आदिल का एक सर्वेंट उसे कॉफी देने आ गया। उस लड़की को आदिल के इतने पास बैठे देख हैरान हो गया। उसके हाथ से कॉफी का कप छूटकर गिर गया। सर्वेंट को देखकर जैस्मिन वहां से चली गई। आदिल उठकर बाहर गया और उस नौकर को डांटने लगा कि बिना परमिशन वो अंदर कैसे आया। सब आदिल को इस तरह नाराज होता देखकर अचंभे में पड़ गए।
आदिल कभी भी किसी को डांटता नहीं था, भले ही कितना बड़ा नुकसान हो जाए। लेकिन इस बार सब हैरत में थे। आदिल घर से चला गया। उसने ड्राइवर को भी गाड़ी चलाने से मना कर दिया और खुद ड्राइव करके निकल गया। उस सर्वेंट ने फौरन राधा आंटी को कॉल करके पूरी बात बताई। वो भी सुनकर हैरान थी। आदिल ऐसे कैसे कर सकता है? उन्होंने कहा, जब आदिल घर आएगा तो वो खुद उससे इस बारे में बात करेगी। समायरा भी स्कूल से फार्म हाउस वापस आ गई थी और इंस्टा रील बना रही थी। वो राधा आंटी को परेशान देखकर उनसे पूछने लगी तो राधा आंटी ने हड़बड़ाते हुए समायरा की सारी बात बता दी। समायरा को फील हुआ कि किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके आदिल भाई ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। उसने उस सर्वेंट को दोबारा कॉल करने के लिए राधा आंटी से कहा। समायरा ने फिर खुद उससे पूरी बात पूछी। सर्वेंट ने आंखों देखी एक एक बात समायरा को बता दी। उसके आदिल भाई, वो भी एक अनजान लड़की के साथ इतने करीब, उसे अभी भी यकीन नहीं था। उसने राधा जांटी से कहा, भाई के आने का वेट करते हैं, उनसे ही सारी बात पूछेंगे। राधा आंटी ने भी कहा, वो आएगा तब उसे डांटेंगे। लेकिन आदिल को क्या हो गया था उसे खुद नहीं पता था। वो अनजाने रास्तों पर बस अपनी कार तेज रफ्तार के साथ दौड़ा रहा था। उसको सिर्फ जैस्मिन ही नजर आ रही थी। ऐसे लग रहा था कि जैस्मिन का जादू उसके सर चढ़ गया था। आदिल जैस्मिन को देखकर क्यों दीवाना हुआ जा रहा था, उसे कापनाथ की भी याद नहीं आ रही थी। आखिर जैस्मिन में ऐसा क्या था जो आदिल बेकाबू हुआ जा रहा था? कहीं जानबूझकर जैस्मिन आदिल को फंसाने की एक साजिश तो नहीं? 35 मतिब्रम। आदिल को जैस्मिन का नशा चढ़ चुका था तो कई घंटे हारने घर तेज रफ्तार के साथ कार चला रहा था। शाम हो चुकी थी और फार्म हाउस पर समायरा, शोएब और खासकर राधा आंटी आदिल का वेट कर रहे थे। समायरा ने शोएब को भी आदिल भाई की हरकत के बारे में बता दिया था। उसे काफी फिक्र हो रही थी आदिल की। थोड़ी ही देर में आदिल की कार की आवाज सुनाई दी। गार्ड ने भागकर गेट खोला। आदिल कार को अंदर लेकर आया, मगर गाड़ी को कारपोर्ट के पास ना रोककर वहीं खड़ी कर दी और उतरकर गार्ड पर गुस्सा करने लगा कि इतनी देर कैसे हो गई गेट को खोलने में। समायरा, शोएब और राधा तीनों ही आदिल की इस हरकत को देख रहे थे। शोएब दौड़ता हुआ आदित्य के पास पहुंचा। आदित्य भाई चलिए आप, इसने नहीं सुना होगा। शोएब आदिल को चुपचाप वहां से लेकर अंदर आ गया। समायरा ने तो आदिल का ये रूप कभी देखा ही नहीं था। तीनों ही ड्राइंग रूम में आदिल के सामने बैठे थे। कुछ देर बाद आदिल ने नोटिस किया कि तीनों उसे घूर रहे हैं। उसने इशारे से पूछा, क्या हुआ, तुम लोगों को ऐसे क्यों देख रहे हो? तो समायरा ने पलटकर सवाल कर दिया, आपको क्या हुआ है? इस पर आदिल ने हल्के अंदाज में कहा, मुझे क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं। इस पर राधा आंटी उठी और आदिल के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या किया तुमने सत्तार मेंशन में? हमें सब पता चल चुका है। आदिल, तुमसे पे उम्मीद तो नहीं थी, कैसे इतना बदल गए हो? पहले तो आदिल चुप रहा, फिर उसने बोलना शुरू किया। लग ही नहीं रहा था कि ये वही आदिल है जो हौले से बोलता था। राधा आंटी को कभी पलटकर जवाब नहीं देता था। उसने सीधे राधा आंटी से कहा, देखिए आप बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन आप होती कौन है मुझसे इतने सवाल करने वाली? मेरी मां मत बनिए, घर की सर्वेंट हैं, वही रहिए। समायरा और शोएब को आदिल की इस बात पर काफी गुस्सा आ गया। शोएब ने गुस्से से कहा, आदिल भाई आप ये कैसी बात बोल रहे हैं? राधा आंटी है वो, हमारी आपको, हमको और समायरा को पालकर बड़ा किया है इन्होंने, और आप इनकी सर्वेंट बता रहे। इतना सुनते ही आदिल शोएब पर चिल्ला पड़ा, देखो मेरे सामने चुप रहो, ज्यादा मत बोलो और मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद करो। जाओ अपना काम करो और जो मुझे करना है वो मुझे करने दो, मुझे किसी की बकवास नहीं सुननी है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला गया। राधा आंटी ने शोएब को समझाते हुए कहा, पक्का इसको कुछ हुआ है? नहीं तो मेरा आदिल है ही नहीं इस तरह का। अपने कमरे में जाने के बाद आदिल जैस्मिन को वीडियो कॉल करने लगा और उससे बातें करने लगा। पूरी रात वीडियो कॉल पर बातें करते हुए बीत गई। सुबह होते ही आदिल उससे मिलने चला गया। वो उसे एक लग्जरी रेस्टोरेंट में बुलाया। वहां जैस्मिन काफी हॉट ड्रेस पहनकर उससे मिलने आए। आदिल उसके आते ही उसके हाथों पर किस किया और उसकी कमर में
हाथ डालकर आगे बढ़ गया। कई लोग आदिल और जैस्मिन की फोटो भी क्लिक करने लगे। आदिल उसे रेस्टोरेंट के सेपरेट सेक्शन में लेकर गया। वहां दोनों हंस कर बातें करने लगे। बातचीत के दौरान आदिल उसके बालों की लतों को अपनी उंगलियों में फंसा रहा था। उस रेस्टोरेंट में कापनाथ की एक दोस्त भी आई हुई थी। उसने आदिल और जैस्मिन की साथ में फोटो क्लिक करके कायनात को भेज दिया। थोड़ी देर के बाद आदिल और जैस्मिन यहाँ से उठकर चले गए। आदिल उसे सत्तार मेंशन पहुंचा दिया और वो खुद ऑफिस चला गया। उच्च समायरा और शोएब के पास भी फोटो पहुंच चुकी। दोनों सिर पकड़कर बैठ गए। दोनों आदिल को लेकर परेशान हो रहे थे कि भाई को क्या हो गया है। समायरा शोएब से कहने लगी, शायद ये फोटो अभी तक कायनात के पास नहीं पहुंची है, नहीं तो जब तक उसका कॉल आ जाता या फिर वो खुद आ गई होती। उधर आदिल के ऑफिस में भी थोड़े गॉसिप चल रहे थे। आदिल सर ने शायद अपनी गर्लफ्रेंड छोड़कर नई गर्लफ्रेंड बना ली है। अनुज के कानों तक ये बात पहुंच चुकी थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई आदिल से कुछ भी पूछने की। आदिल ने शाम होने से पहले अनुज को शहर के एक 5 स्टार होटल में डिनर टेबल बुक करने के लिए कहा, फिर खुद सत्तार मेंशन के लिए निकल गया। उसने घर आकर जैस्मिन को बुलाया और दोनों आदिल के ऑफिस में चले गए। आदिल ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। उसने जैस्मिन को अपने पास बुलाकर कहा, जैस्मिन तुम में ऐसा क्या है जो बस मुझे मदहोश कर रहा है? मैं तुम्हारे अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। इस जैस्मिन ने आदिल के बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई है। तो इस पर आदिल के मुंह से तुरंत निकला, मोहब्बत तो मैं सिर्फ कायनात से करता हूँ और किसी से नहीं होगा मुझे। जब जैस्मिन ने आदिल का मुंह अपनी तरफ करते हुए कहा, मेरी आंखों में देखिए और अब कहिए ये बात। उसकी नीली समंदर जैसी आंखों को देखकर आदिल ने कहा, तुम्हारी आंखों में मैं बस डूब जाना चाहता हूँ। इतनी नशीली आंखें मैंने किसी की नहीं देखी। कहते ही वो जैस्मिन के गले लग गया। तभी दरवाजे पर तेज नॉक हुई। आदिल जैस्मिन को अपने से अलग करके दरवाजा खोला। दरवाजे पे कायनात खड़ी थी। आदिल उसे देखकर हक्का बक्का रह गया। कायनात आदिल का हाथ पकड़ कर बाहर लेकर आए और वहां मौजूद सभी लोगों को जाने के लिए कहा। कायनात की आंख गुस्से से लाल थी। सबके जाते ही उसने आदिल से पूछा, आदिल ये सब क्या है? कौन है वो लड़की और तुम उसके साथ क्यों हो? अब तक आदिल शांत हो चुका था। उसने शांत मन से कहा, वो जैस्मिन है और वो मुझे अच्छी लगने लगी है, इसलिए वो मेरे साथ है। अच्छी लगती है, साथ होने का मतलब क्या है? आदिल तुम इस लड़की के कमर में हाथ डालकर घूम रहे हो, उसको किस कर रहे हो, तो मैं कौन हूँ? कायनात ने गुस्से में रोते हुए कहा। इतनी देर में समायरा और गोएब भी आ चुके थे। उधर पॉस्मिन एक किनारे बैठकर अपना मोबाइल देखा रही थी। आदिल ने कायनात पर बीकते हुए कहा, हमारा क्या, हम कोई कपल नहीं है। मैंने कभी तुम्हारा हाथ पकड़ा या तुम्हारी कमर पर हाथ रखा नहीं ना, फिर और मैंने तो कभी तुमसे ना मोहब्बत की बात और ना ही शादी की बात की है। तो हम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड कैसे हो गए? हम लोग कुछ नहीं है, समझी तुम ही मुझसे चिपकती रही। मैंने तो तुमसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं और जैस्मिन कपल है, समझी तुम वापस चली जाओ लंदन। इतना बोलकर आदिल ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और बाहर चला गया। आदिल की ये सारी बातें सुनकर समायरा रोने लगी और कायनात तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। ये बेहोश हो गई। जैसे ही समायरा और शोएब उसे बेहोश होता देखे, भागकर उसे पकड़ने लगे और घर के नौकरों को आवाज दी। एक सर्वेंट को तुरंत डॉक्टर बुलाने के निर्देश दिए। दोनों की ही आंखों से आंसू निकलने लगे। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके आदिल भाई बदल गए हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर आकर कायनात का चेकअप करने लगे और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। शोएब कायनात के भाई अनवर को कॉल करके बता देता है कि कायनात की अचानक से तबीयत खराब हो गई है। थोड़ी देर में अनवर भी सत्तार मेंशन पहुंच गया। तब तक कायनात को होश आ गया। समायरा उसके आंसू पोंछते हुए आदिल की तरफ से उससे माफी मांगने लगी। शोएब कायनात से बोला, कायनात तुम अभी घर जाकर आराम करो, हम लोग भाई से बात करेंगे। अनवर भी आदिल की इस हरकत से काफी आग बबूला हो रहा था। वो कायनात को आदिल की पहली गर्लफ्रेंड दयाना के बारे में बता देता है। वो कहता है, आदिल ने लंदन में काफी गुल खिलाए हैं। वो मेरे पास आया था, उसे अपनी गर्लफ्रेंड के वीडियोज और
फोटोज को अपने लैपटॉप से हटवाने थे, लेकिन कुछ वायरस की वजह से वो डिलीट नहीं हो पा रहे थे। मैंने ही इसके लैपटॉप से सारा डाटा हटाया था। अनवर की बातें सुनकर कायनात का रोना रुक नहीं रहा था। अनवर ने कहा, पहले तो मैं उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसके फार्म हाउस पर जाने के बाद मैं उसे पहचान गया। आपा आदिल आपके काबिल नहीं है, न ही आपके प्यार के काबिल है। चलिए आप मेरे साथ लंदन चलिए। आप यहाँ रहेंगी तो आपका दिल सिर्फ दुखेगा। मोर कायनात अनवर से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। उधर आदिल को कायनात का दिल दुखाकर कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो जैस्मिन से कहा, मैं जल्द तुमसे शादी करूंगा। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल डिनर डेट अरेंज की है। वो उसको 5 स्टार होटल में ले गया, जहां पर उसने स्पेशल टेबल बुक कराई थी। यहाँ पर आदिल और जैस्मिन खूब मजे करने लगे। यहाँ पर पुराना आदिल नहीं था, ये आदिल बिल्कुल ही अलग था। सबका आइडियल आदिल ना होकर एक रंगीन मिजाज आदिल बन चुका था। उसने कई बार जैस्मिन की बॉडी को टच किया, जैस्मिन को किस किया। आदिल पूरा बदल चुका था। जैस्मिन का जादू आदिल के सिर चढ़ कर बोल रहा था। ऐसा करते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन आदिल ना तो घर आ रहा था और ना ही ठीक से ऑफिस जा रहा था। वो बस जैस्मिन की बाहों में पड़ा हुआ था। उधर कायनात लंदन वापस जा चुकी थी, लेकिन वो ना जाकर कहीं और चली गई थी। वो लंदन से यूरोप की दूसरी कंट्री चली गई थी, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। समायरा और शोएब ने थोड़े दिन बाद सत्तार मैशन शिफ्ट होने की सोची। वो लोग आदिल की हरकतों की वजह से किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे, खास तौर से राधा आंटी से, क्योंकि आदिल ने उनके साथ मिसबिहेव किया था। एक दिन शोएब को फोन पर मुफ्ती साहब की कॉल आए और उन्होंने शोएब से आदिल के बारे में पूछा। शोएब, आजकल आदिल कहाँ है? वो मेरा फोन भी पिक नहीं कर रहा। सब सौर तो है ना? पहले तो शोएब ने सोचा कुछ नहीं बताते हैं, फिर उसने कहा, मुफ्ती साहब कुछ सही नहीं है। आप प्लीज हमारे फार्म हाउस वाले घर आ जाएं, तो आपको सारी बातें बताते हैं। समायरा की तबीयत सही नहीं है, इसलिए मैं आपके पास नहीं आ पा रहा। ये सुनकर मुफ्ती साहब थोड़े परेशान हो गए और बोले, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं आता हूँ। कुछ घंटों के बाद वो फार्म हाउस पर थे। पहले वो समायरा को देखे उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो उसको कुरान की आयतें पढ़कर सुरक्षित किए। फिर शोएब से पूरी बात पूछने लगे। जैसे जैसे शोएब उनको बता रहा था, वो उसकी बातों को समझ रहे थे। थोड़ी देर की बातचीत में वो समझ चुके थे कि आदिल को क्या हुआ है। फिर उन्होंने कहा, आज मैं यहीं पर हूँ, जब आदिल रात में आएगा तब मैं उससे बात करूँगा। वो उस दिन फार्म हाउस पर रुककर आदिल का वेट करने लगे। आदिल आधी रात को घर में दाखिल हुआ, बहुत मौज में था। मुफ्ती साहब उसकी हरकत पर गौर कर रहे थे। उसके अंदर आते ही मुफ्ती साहब उसे आवाज लगाए। आदिल उनको देखकर चुप हो गया, फिर बड़े ही एहतराम के साथ बोला, मुफ्ती साहब आप यहाँ। मुफ्ती साहब उसके करीब जाते हुए बोले, बेटा मैं तुमसे मिलने आया था। पता चला कि तुम देर रात घर आते हो, तो मैंने सोचा मिलके ही जाऊंगा तुमसे। हालांकि मुफ्ती साहब बात आदिल से कर रहे थे, मगर लगातार आदिल की आंखें देख रहे थे। वो उसकी आंखें देखकर समझ गए कि असल माजरा क्या है। आखिर क्या था माजरा, जिसे समझते मुफ्ती साहब को जरा सा भी वक्त नहीं लगा। क्या मुफ्ती साहब उसे इस नई शख्सियत से बाहर निकाल पाएंगे? क्या आदिल पुराना आदिल बन पाएगा? जानने के लिए आपको सुनना होगा अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। 36 जैस्मिन की असलियत मुफ्ती साहब आदिल की आंखों में देख चुके थे। वो काफी ताकतवर जादू की जद में था, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था उस पर असर हुआ कैसे, जबकि उन्होंने आदिल को प्रोटेक्ट किया हुआ था। उन्होंने आदिल को अपने पास बुलाया। मुफ्ती साहब के पास आदिल बड़े एहतराम के साथ बैठ गया। मुफ्ती साहब ने आदिल से बड़े ही प्यार से बात की और उससे कुछ सवाल किए। सवालों से पहले उन्होंने आदिल को एक गिलास पानी पीने को दिया। आदिल ये लो पानी पियो, और जो भी मैं तुमसे पूछेगा उसका सोच समझकर ठीक जवाब देना तुम। आदिल ने मुफ्ती साहब ने पानी पीकर कहा, जो भी आप पूछना चाहे मैं जवाब दूंगा। वो इस वक्त शांत था। बेटा तुम किस बात से इतना ज्यादा परेशान हो? मैंने तुमको पहले इतना ज्यादा परेशान नहीं देखा। आदिल की नजरें नीची थीं। जब उसने नजरें उठाई तो उसकी आंखें लाल हो रही थीं। मुफ्ती साहब भी कुछ कुछ समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने आदिल से ही जवाब मांगा।
मुफ्ती साहब, वो कायनात, मैंने उसे अपनी जिंदगी से हटा दिया है, जैसा कि आपने कहा। वो बात समझ चुके थे। उन्होंने आदिल से कहा, बेटा, क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? मुफ्ती साहब ने उससे पूछा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू था। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे उस दिन सवाल पूछे थे, लेकिन खुलकर पूरी बात क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का निकाह करवा दूंगा। लेकिन अचानक से आदिल ने कहा, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे लिए जैस्मिन है और वो मेरे लिए काफ़ी है। आदिल की आंखों से उस वक्त जैसे आग निकल रही थी। मुफ्ती साहब सोफे से उठे और उन्होंने मेन डोर बंद कर दिया। इसके साथ ही वो कमरा भी अंदर से लॉक कर दिया, जिसमें वो और आदिल बैठे थे। फिर आदिल के पास आए और उसका सिर कसकर पकड़ लिया और जोर से आयतें पढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो कमरा आग की लपटों में घिर गया और तभी अचानक कसे वहां पर जैस्मिन आ गई। आदिल जैस्मिन को लिपटने के लिए दौड़ना चाहता था, लेकिन मुफ्ती साहब ने आदिल को कसकर पकड़ रखा था। जैस्मिन एक आग के घेरे के बीच में थी। मुफ्ती साहब ने उससे पूछा, कौन हो तुम? तुम जैस्मिन नहीं हो, अपनी असलियत जाहिर करो। कुछ ही सेकेंड में जैस्मिन में बदलाव शुरू हो गया और वो एक खतरनाक जिन में बदल गई। जैस्मिन असल में एक जिन थी। उसने अपनी आंखों से आदिल पर एक पुराना जादू कर दिया था, जिसका तोड़ कम लोग जानते थे। जब आदिल ने उसे पहली बार देखा था, वो तभी उस जादू की जद में आ चुका था। उस जादू का असर आदिल पर एक वजह से हो पाया था। आदिल उस वक्त काफी कमजोर पड़ गया था। ये जिब्र तो मौके की फिराक में था। तुरंत लड़की के भेष में आदिल पर काबू पा लिया, लेकिन मुफ्ती साहब तौर जानते थे। उन्होंने उस जिन को वहीं पर जलाकर राख कर दिया और कुरान की आयतों के बल पर उस आग से दहकता हुआ कमरा ठंडा कर दिया। इस सब के बीच आदिल बेहोश हो चुका था। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और शोएब को बुलाया और उसे आदिल को संभालने कहा। शोएब तुरंत आदिल को उठाकर उसके कमरे में ले गया। थोड़ी देर के बाद शोएब मुफ्ती साहब के पास आया। मुफ्ती साहब ने कहा, आदिल अब ठीक है, कल सुबह वो तुम लोगों को बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा और मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद यहाँ से चला जाऊंगा। आदिल को मत बोलना कि मैं यहाँ जाया था। इतना कहकर मुफ्ती साहब भी अपने कमरे में चले गए। सुबह वो नमाज अदा करने के बाद फार्म हाउस से चले गए। आदिल के साथ रात को क्या हुआ ये किसी को नहीं पता था, सिवाय शोएब के। समायरा ने आदिल को लेकर इतनी टेंशन ले ली थी कि वो बीमार हो गई थी और राधा आंटी दिन रात उसी के पास बैठी रहती थी। सुबह शोएब आदिल के उठने का इंतजार कर रहा था। वो आदिल के पास ही बैठा हुआ था। आदिल ने आंख खोली तो देखा पास में शोएब चेयर पर ही सो रहा है। उसने तुरंत शोएब को उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठ गया। आदिल भाई, आप उठ गए? आप ठीक तो है ना? आदिल ने अपने बाल सही करते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और आज पता नहीं क्यों काफी रिलैक्स फील कर रहा। शोएब ने मन में कहा, हाँ खुद रिलैक्स कर रहे हैं और दूसरों के लिए आफतें जान कर दी। अभी इनको कायनात के बारे में याद नहीं होगा, तब देखते हैं कितना रिलैक्स होते हैं। समायरा का भी इनको ख्याल नहीं था, अभी पूछेंगे तो परेशान होंगे। इतनी देर में आदिल ने समायरा के बारे में पूछ लिया। जब शोएब ने बताया कि उसकी तबीयत सही नहीं है, तो अंदाजे के मुताबिक आदिल परेशान हो उठा था। क्या हुआ, उसको कहाँ है वो? आदिल तुरंत बेड से उठा और सीधे उसके कमरे में आ गया। राधा आंटी उसको नाश्ता खिला रही थी। कमरे में दाखिल होते ही पूछा, राधा आंटी क्या हुआ मेरी बच्ची को? राधा आंटी ने मुंह बना लिया और कोई जवाब नहीं दिया। समायरा ने कहा, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं आपकी बच्ची कुछ नहीं हूँ, सो प्लीज मेरे पास से आप जाएं। आदिल को उसकी ये बात समझ में नहीं आई। उसने दोबारा पूछा, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर समायरा ने कहा, जाएं अपनी जैस्मिन के पास, वही तो है ना आपकी सब कुछ। आदिल हैरान खड़ा था। समायरा की बात उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। कौन जैस्मिन, और मैं भला क्यों जाऊं उसके पास? लेकिन ये है कौन? प्लीज चक्कर क्या है? कोई गा मुझे। आदिल ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। इस पर राधा आंटी बोली, लो, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ये पूछ रहे हैं कि जैस्मिन कौन? कल रात तक तो जैस्मिन की तस्बीह पढ़ रहे थे और आज पूछ रहे हैं मैं कौन? वही जैस्मिन जिससे तुम चिपके रहते हो और कौन? आदिल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पता नहीं आप लोग कब से
क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो इस पर समायरा ने तुरंत फोन की गैलरी खोलकर जैस्मिन और आदिल की फोटो दिखाई। आदिल ने कहा, इसमें तो सिर्फ मैं हूँ, कोई जैस्मिन नजर नहीं आ रही है। समायरा उस फोटो को देखकर अचंभे में पड़ गई। राधा, जानटी और शोएब भी हैरत में पड़ गए। आदिल की कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे अपने कमरे में वापस गया और रूम बंद कर लिया। उसने मन में सोचा, ये लोग मेरी किसी बात से ही परेशान हैं। मुझे खुद ही देख लेना चाहिए कि क्या हुआ जो मुझे याद नहीं। इसके बाद आदिल ने अपनी आंखें बंद की और अंगूठी के नग को छुआ। कुछ ही मिनटों में उसे सब कुछ दिखाई देने लगा जो उसने किया था और उसके साथ जो कुछ हुआ था। आदिल घबराकर अपनी आंखें खोल लिया और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये मैंने क्या कर लिया अपने साथ और दूसरों के साथ भी। मेरी इमेज तो चूर चूर हो चुकी है। वो भागकर दोबारा समायत के कमरे में आया और राधा आंटी से गले लग माफी मांगने लगा। प्लीज आंटी, आप मुझे माफ कर दें। मेरे उस रवैये से आपको कितनी तकलीफ हुई होगी। प्लीज आप मुझे माफ कर दें। आदिल के इस तरह से माफी मांगने पर राधा आंटी का दिल पिघल गया और वो आदिल से बोली, भूख बच्चों से ही होती है, मैंने तुमको माफ किया। वो शोएब और समायरा से भी माफी मांगने लगा। शोएब को पता था अब आदिल नॉर्मल हो चुका है। उसने कहा, कोई बात नहीं भाई, हम सब आपको बहुत चाहते हैं, अभी सब नॉर्मल है, चलिए घर चलते हैं, वहाँ का काम पूरा हो चुका है। आदिल का मुंह बिल्कुल चूहे की तरह छोटा सा हो गया था। इस पर समायरा आदिल को गले लगकर बोली, भाई अब नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी मत करना, सब लोग बहुत हट हुए हैं इससे। दिल ने अपने कान पकड़े, नहीं अब ऐसी गलती नहीं होगी, चलो हम सब पैकिंग कर वापस सतार मेंशन चलते हैं। अब आदिल के दिमाग में कायनात को लेकर बातें चल रही थी। उसने उसके साथ ऐसे कैसे किया, इतनी बदतमीजी के साथ उससे बात की। अब तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। ये सोचते हुए आदिल तुरंत अपना मोबाइल निकाला और कायनात का नंबर डायल करने लगा, लेकिन उसका नंबर बंद आया। चिंतित होकर वो समायरा के पास गया और कायनात के बारे में पूछा। समायरा ने उदास होकर कहा, भाई आपने उस दिन कायनात की बहुत बेइज्जती की। छी, वो बीमार पड़ गई थी, फिर उसके भाई उसको इंडिया से ले गए, तब से उसका नंबर बंद आ रहा है। मेरा भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। आदित्य समायरा की बात सुनने के बाद एक ही खपाल से जूझ रहा था। वो कायनात को हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन शायद ये उसके लिए भी सही है और मेरे लिए भी। थोड़ी देर के बाद सब लोग सत्तार मेंशन के लिए निकल गए। अपने घर आकर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन आदिल का दिल बेचैन था। वो अंदर गया और उस सर्वेंट को जिस पर वो भीखा था बुलाकर उससे माफी मांगी। आदिल के माफी मांगने पर उस नौकर ने कहा, साथ बस आप खुश रहिए, जैसे पहले रहते थे, हम लोगों को और कुछ नहीं चाहिए। घर का पूरा इंटीरियर चेंज हो चुका था। शोएब और समायरा सब कुछ चेक कर रहे थे। इतनी देर में आदिल अपने कमरे की तरफ चल दिया। उसने अपने रूम में एक ताकतवर इनविजिबल शील्ड लगा रखी थी। जब वो कमरे के पास पहुंच तो वो समझ गया कि किसी ने उस शील्ड को पार करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। आदिल ने रूम का डोर ओपन किया और कमरे को अंदर से बंद कर लिया। उसने अपनी अंगूठी हुई और उसके पीछे वहां पर क्या हुआ था देखने लगा। उसने देखा कि जैस्मिन ने 2 बार अंदर आने की कोशिश की थी, लेकिन वो शील्ड पार ना कर सकी। आदिल ने आंखें खोली। अब उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की, क्यों कमजोर पड़ा, जबकि बेतलहम जिन और मुफ्ती साहब दोनों ने ही उसे पहले से आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था, अपना दिल, दिमाग, आंख, कान सब खुले रखना, चौकतले रहना, लेकिन मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। फिर उसने सोचा, जी हो गया सो हो गया, अब मुझे सब ठीक करना होगा। मगर इन सब में आदिल को एक बात समझ में नहीं आए, वो जज उसके घर के अंदर दाखिल कैसे हो गया, जबकि घर में बनी प्रोटेक्शन रिंग की वजह से कोई बुरी ताकत नहीं आ सकती थी। हैरत वाली बात थी कि उस जिन की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने आदिल के ऊपर बनी शील्ड को भी तोड़ दिया। फिर आदिल ने सोचा, मैं कमजोर पड़ गया था, इसलिए शील्ड भी कमजोर हो गई थी। सब मेरी गलती है, लेकिन मैं ही इस गलती को सुधारूंगा, आदिल ने अपने मन में कहा। उस दिन आदिल इधर उधर अपना सिर पकड़कर घूम रहा था। उसे अपनी गलतियों का एहसास था और वो जल्द से जल्द सब नॉर्मल करना चाहता था, मगर कैसे, ये उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था।
आदिल अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्या करेगा? क्या उसे कायनात की माफी मिलेगी या उनका रिश्ता सचमुच हमेशा के लिए खत्म हो गया? कैसे संपर्क करेगा कायनात से? वो तो अनजान जगह पे चली गई है। अब कैसे श्वेतनी ताकत आदिल को परेशान करेगी? जानने के लिए सुने अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। 37 फैक्ट्री साइट से मजदूर गायब। अनुज को पता था आदिल बुरा इंसान या लड़कीबाज नहीं है। अनुज आदिल के साथ काफी समय से काम कर रहा था। वो उसके हर अप्स एंड डाउन जानता था। दोनों को काम करते करते सुबह हो चुकी थी। आदिल ने अनुज से कहा, तुम अब घर जाओ और आराम करो। अगर मुझे तुम्हारी कोई जरूरत होगी तो मैं शाम को तुमसे बात करूंगा। इस पर अनुज ने कहा, ठीक है सर, आप भी घर जाए और आराम करें। फिर आदिल ने उसे रोकते हुए कहा, चारों मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। अनुज ने मना किया, मगर जब आदिल जोर देकर बोला कि तुम थके हुए हो, चलो मैं लेकर चलता हूँ तुम्हारे घर, अनुज मना नहीं कर सका। दोनों निकल पड़े। अनुज जैसे जैसे रास्ते बता रहा था, आदिल भी वही गाड़ी को मोड़ दे रहा था। आदिल शहर के काफी भीड़भाड़ वाले इलाके में आ गया था। रोड साइड मार्केट, तंग गलियां, कहीं कहीं पर रोड टूटी हुई। आदिल ये सब देख रहा था। उसने अनुज से पूछा, तुम यहाँ रहते हो? मुझे कभी लगा ही नहीं कि तुम ऐसी जगह पर रहते हो। इस पर अनुज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर ये ही असली शहर है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो सिर्फ बड़े लोग ही रहते हैं। वैसे भी ये घर मेरे फादर का खुद का बनाया हुआ है, जहाँ मैं फैमिली के साथ रहता। आदिल ने उसकी तरफ देखकर कहा, अनुज तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में ही? अनुज ने सामने का रास्ता देखते हुए ही जवाब दिया, सर कभी ऐसी बात ही नहीं हुई। फिर आप कंपनी के CEO हैं, आपको क्या इंटरेस्ट आएगा मेरी फैमिली में? नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। तुम बताओ। तब अनुज ने बताया, मेरे फादर हैं जो पढ़ते सिविल इंजीनियर थे और अब रिटायर हो चुके हैं। मॉम की डेथ हो चुकी है काफी अरसे पहले। ये सुनकर आदिल ने उसे कंडोलेंस दी। इसके बाद अनुज ने बताया उसकी 2 बहनें हैं और एक छोटा भाई है। आदिल को अनुज के परिवार के बारे में सुनकर अच्छा लगा। अनुज तुम किसी दिन अपनी फैमिली को मेरे घर लेकर आना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे फैमिली को स्पेशली इनवाइट करूंगा। आदिल ने अनुज से मुस्कुरा कर कहा। अनुज ने एक जगह पर गाड़ी रोकने के लिए कहा, सर आगे रोड काफी पतली है, कार नहीं जा पाएगी। मैं यहाँ से पैदल चला जाऊंगा और आपका शुक्रिया। इतना कहकर वो कार से उतर गया और अपने घर की तरफ चला गया। आदिल ने भी वहां से कार रिवर्स की और अपने घर के लिए निकल आया। लेकिन रास्ते में वो सोच रहा था, मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि लोग इस तरह से भी रहते हैं, इतनी तंग गलियों में जहां सही से रोशनी भी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लोग फिर भी सर्वाइव करते हैं। कितनी परेशानियां उठाते हैं। ऐसे मेरे ऑफिस में कितने लोग होंगे जो इसी तरह से रहते होंगे। आदिल ये सब सोचते सोचते घर आ गया। घर पर आते ही उसने देखा वहां मुफ्ती साहब बैठे हुए थे। मुफ्ती साहब को देखते ही वो खुश हो गया और उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने उसकी खौरेपत पूछी। आदिल ने कुछ जवाब दिए बिना ही उनको उसके कमरे में चलने के लिए कहा। मुफ्ती साहब उसके साथ कमरे में आ गए। उनके बैठते ही आदिल ने अपनी सारी गलतियां बता दी। इस पर मुफ्ती साहब ने कहा, तुमसे गलती हुई और तुमने उसे माना और उसमें सुधार कर रहे हो, लेकिन आदिल तुमको चौकसा रहना है। ये मत भूलो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। फिर गंभीर होते हुए बोले, आदिल तुम मुझे एक बात बताओ। जी मुफ्ती साहब, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? इस सवाल पर आदिल चुप था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुफ्ती साहब अचानक से उठे और बोले, आदिल तुम मुझे सोचकर बताना, मैं तुमसे 2 दिन बाद मिलूंगा। अभी मुझे काम के सिलसिले में इंडिया से बाहर जाना है। तुम सोच लो, ये बताना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इस पर आदिल ने कहा, जी मुफ्ती साहब। फिर मुफ्ती साहब आदिल के कमरे से निकल गए। अब आदिल वहीं चुपचाप बैठा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुफ्ती साहब को क्या बताए और कैसे बताए, कहाँ से शुरुआत करे। वो एक अजीब पशोपेश में पड़ गया था। वो सोच रहा था, अगर उसने बेतुलहम जिज के बारे में मुफ्ती साहब को बताया तो क्या बेतुलहम जिन उससे नाराज हो जाएगा। वो बस सोच ही रहा थी कि उसके सामने पहले की तरह ही एक सीन क्रिएट हो गया। वो इंडिया नहीं लग रहा था।
कोई दूसरा देश था। वहां पर दो लोग आदिल और उस वुडन बॉक्स को लेकर बात कर रहे थे। दोनों का ही चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। उसमें से एक ने कहा, मैं अपनी शक्तियां बढ़ा रहा हूं, इसमें तुमको मेरा साथ देना होगा। दूसरा ने फ्रस्ट्रेशन में कहा, बहुत देर हो चुकी है, वो बॉक्स हमें किसी भी तरह से हासिल करना है। अगर वी बॉक्स ब्लड मून दिखाई देने वाले दिन तक नहीं खोला गया तो उसकी शक्तियां कम हो जाएगी और फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होगा। आदिल के देखने के बाद वो सीन गायब हो गई। आदिल को उन दोनों का चेहरा नहीं नजर आया, लेकिन उनकी लैंग्वेज से वो समझ गया कि वो कौन सी कंट्री के हैं। आदिल फिर खुद से बोला, अभी तो गफ्कार ही था और अब ये लोग भी उस बॉक्स के पीछे हैं। मुझे मुफ्ती साहब को बता देना चाहिए, वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। उसने इरादा कर लिया कि 2 दिन के बाद वो मुफ्ती साहब को सब कुछ बता देगा। आदिल कुछ देर बैठा और फिर उसने ओम को कॉल किया। उस वक्त ओम ने पटेन पिक नहीं किया। आदिल ने खुद से बात करते हुए कहा, जब इसकी जरूरत होती है तब ये कॉल नहीं उठाता। आदिल के दिमाग में अचानक से कुछ कौंचा और वो सीधे राधा के पास गया। आंटी, डैड के रूम की चाबी दीजिए, मुझे कुछ काम है। उन्होंने तुरंत चाबी आदिल को पकड़ा दी। वो फौरन चाबी लेकर मॉम डैड के रूम में गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी जादुई ताकत से कुछ देखने की कोशिश करने लगा। उसे उस वक्त ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो कुछ अलग सा था। वो दोबारा कोशिश करने ही वाला था कि बाहर उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वी रुक गया, कमरे से बाहर निकला और नीचे हॉल में आ गया। उसने गार्ड से पूछा, घर के बाहर इतना शोर कैसा है? गार्ड ने बताया कि मेन गेट के बाहर कई मजदूर आए हैं और वो सभी उससे मिलना चाहते हैं। मजदूर मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? आदिल बुदबुदाया। वो बाहर जाने लगा जो गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, सर आप अभी मत जाएं, वो लोग काफी गुस्से में लग। इस पर आदिल बोला, नहीं, मुझे देखना ही पड़ेगा कि आखिर मामला क्या है। वो तुरंत बाहर गया। बाहर भारी संख्या में मजदूर खड़े थे। आदिल और आदिल की कंपनी का नाम लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ कई चैनल के रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे जो आदिल के घर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे। आदिल को मामला समझ में नहीं आ रहा था। उसने तुरंत अपने मैनेजर को कॉल किया और उससे पूछा, ये क्या हो रहा है? मेरे घर में इतने सारे मजदूर प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और साथ में हमारी कंपनी का नाम भी से रहे हैं? मैनेजर ने परेशान होते हुए बताया, सर वो सभी मजदूर हमारे लैंड प्रोजेक्ट में काम करते हैं। इनका कहना है कि वहां पर धीरे धीरे लोग गायब हो रहे हैं। अगर इन लोगों ने इसी तरह से इल्जाम लगाया तो कंपनी को काफी नुकसान होगा। मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो बस सत्तार मेंशन आ रही है। आदिल उस पर गुस्से से चिल्लाया, अगर वहां पर कुछ परेशानी हो रही थी तो अब तक मुझे क्यों नहीं बताया गया? मामला जब इतना बढ़ चुका है तब मुझे पता चल रहा है और उनके लोग गायब हो रहे हैं। ये कोई परेशानी वाली बात कैसे नहीं हो सकती? 10 मिनट में इससे रिलेटेड सारी टीम मेरे घर पर आ जानी चाहिए, नहीं तो मैं सबको फायर कर दूंगा। फिर आदिल ने गेट पर आकर गार्ड से गेट खोलने के लिए बोला। इस पर गार्ड ने उसकी सिक्योरिटी की वजह से खोलने से मना किया तो वो उस पर काफी तेज चिल्लाया। ये सब प्रोटेस्ट कर रहे मजदूर भी देख रहे थे। वो थोड़ा शांत हो गए। गेट खोला गया और आदिल ने बाहर आकर मजदूरों से बात की, उनको समझाने की कोशिश की। आदिल को देखते ही मीडिया ने भी उसे घेर लिया। आदिल के सिक्योरिटी गाइस ने भी उसे घेर लिया। आदिल ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे पूरा मैटर पहले देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो इस पर हम लोग अपने एंड से जांच करवाएंगे। ये मजदूर हमारी जिम्मेदारी पर काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी जो भी प्रॉब्लम है वो हम ही सॉल्व करेंगे। इतना कहकर वो मीडिया के माइक से हट गया और जाकर एक मजदूर से बात करने लगा। फिर कुछ मजदूरों को अपने साथ अंदर लेकर आ गया। उसके इतना करने से वो सारे मजदूर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शांत हो गए। आदिल मजदूरों को गेस्ट हाउस लेकर गया और बैठाकर बात करने लगा। एक सर्वेंट से उन सब के लिए पानी और नाश्ता मंगवाया। एक मजदूर आदिल को हालात के बारे में बताने लगा। 1 हफ्ते पहले की बात है, हम लोग जब काम कर रहे थे तो हमारे साथी को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज के बारे में हमें बताया, लेकिन हमने उसकी बात पर गौर नहीं किया। 2 दिन लगातार
उसे वो अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। फिर उसने वहाँ के बाबू को भी इस बारे में बताया, लेकिन उसने उसको वहाँ से भगा दिया। फिर उसी रात से वो गायब हो गया। अगले दिन एक मजदूर औरत काम के समय गायब हो गई और कल मेरा भतीजा गायब हो गया। बताएं साहब हम लोग क्या करें। अब वहाँ पर सभी काम करने से डर रहे हैं। जो औरत गायब हुई है उसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। आदिल ने ध्यान से उनकी पूरी बात सुनी और अपने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर पूरी टीम के साथ बाहर ही खड़ा था। आदिल ने उन मजदूरों से कहा, प्लीज़ आप लोग परेशान ना हो। जो लोग गायब हुए हैं हम पुलिस से बात करेंगे और उनको खोजने में आपकी मदद करेंगे। फिर आदिल ने मैनेजर से कहा, बाहर जितने भी मजदूर हैं सबको 10-10,000 रुपये एडवांस में दे दो और प्रोजेक्ट का काम अभी रोक दो। मैनेजर ने तुरंत विरोध जताया, सर अगर काम रुक जाएगा तो कंपनी का काफ़ी लॉस होगा। इस पर आदिल ने उसे डांटते हुए कहा, यहाँ पर इंसान गायब हो रहे हैं और तुमको लॉस नजर आ रहा है। जी मैं कह रहा हूँ वो करो और सबसे पहले पुलिस में कंप्लेन करवाओ। आदिल बाकी की टीम को भी डांटता है, इतने दिनों से ये सब चल रहा है और मुझे खबर नहीं। साइड पर जो भी कतर्क है उसको कल ऑफिस बुलाऊं। आदिल ने आगे बोलते हुए कहा, जो महिला गायब हुई है उसकी फैमिली को देखी बच्चों की केयर के लिए उनको लैंड प्रोजेक्ट के गेस्ट हाउस में ठहराओ। इसके बाद आदिल ने सभी मजदूरों को भरोसा दिलाया कि उन्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देगा। उनके जाने से पहले आदिल ने अपना एक विजिटिंग कार्ड एक मजदूर को देते हुए कहा, अगर आगे तुम लोगों को कोई भी परेशानी नजर आ रही हो तो बिना झिझक मुझे कॉल कर लेना। सारे मजदूर आदिल का पे सौगा देखकर काफी खुश होकर वहां से गए। आदिल ने पूरी टीम से इस मामले को जल्द से जल्द सॉल्व करने को कहा। उनके जाने के बाद सर्वेंट उसके लिए तुरंत पानी लेकर आया। आदिल बैठे बैठे चिंतित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। वहां पर काम करते करते लोग कैसे गायब हो रहे हैं। जरूर कुछ ना गड़बड़ है। आदिल की चिंता जायज़ है। भला लोग कैसे गायब हो रहे हैं? क्या फिर से शैतानी ताकत का कोई नया जादू है या फिर कोई उन मजदूरों से बदला ले रहा है? जो भी हो रहा, क्यों हो रहा और कैसे सुलझाएगा आदिल ये रहस्य जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया। 38A पर 30 राधा आंटी ने बताया सच। आदिल अपने कमरे में आ गया तभी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर का कॉल आया और उसकी बात सुनकर आदिल परेशान हो गया। ये कैसे हो सकता है? यो बोला, मैं अभी कुछ देर में वहां पहुंच रहा हूं। आदिल तुरंत बाहर निकला और ड्राइवर से ऑफिस चलने के लिए कहा। वहां सब आदिल का ही गेट कर रहे थे। मैनेजर आदिल की कुछ फोटोज और कुछ क्लिप दिखाने लगा, जिन्हें देख आदिल हैरत में पड़ गया। ये कैसे मुमकिन है? आदिला का मैनेजर भी यही कहता है सर, इसलिए हम लोग भी परेशान हैं। अगर ये बात मीडिया तक पहुंच गई तो काफ़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो आदिल तुरंत घबराए हुई आवाज़ में बोला, नहीं पे मीडिया तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम लोगों को इसे अपने एंड पर ही सॉल्व करना होगा। दिल को कुछ कुछ समझ में जा रहा था कि इसमें किसका हाथ है। वो आदिल को सिर्फ परेशान करने के लिए आया है, सीधे तरीके से अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा है तो गफ्फार इस तरह से आदिल को परेशान कर रहा है। आदिल ने मैनेजर से कहा, इनका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाओ लेकिन मीडिया को पता नहीं लगना चाहिए। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। आदिल अपने केबिन में आकर बैठ गया। वो आंखें बंद करके बस बैठा ही था कि उसे लगा सामने कोई खड़ा है। उसने गौर से देखा तो उसका गुलाम जिन खड़ा था। आदिल उसे देखकर खुश हो गया। आदिल ने उससे, तुम गायब क्यों हो गए थे? जब तुम्हारी जरूरत थी तुम मौजूद नहीं थे। गुलाम जिन ने जवाब दिया, मालिक मैं मुफ्ती साहब के पावरफुल वजीफे के वजह से चला गया था। मैं उसकी वजह से थोड़ा कमजोर हो गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। आदिल ने कहा, हाँ यही ठीक है। फिर उसने गुलाम जिन से कहा, तुम पता करो लैंड प्रोजेक्ट से लोग गायब कैसे हो रहे हैं और जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी बॉडी पर छाले कैसे आ रहे हैं। जी मालिक। इतना कहकर गुलाम जिन वहाँ से गया। गुलाम जिन के आने से आदिल को थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन उसके दिमाग में वो सीन बार बार क्लिक कर रहे थे जो उसने अपने कमरे में देखा था। तभी उसके दिमाग में आया, ब्लड मून। हाँ, ब्लड मून में क्या है?
इसके बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और तुरंत गूगल करने लगा। उसे ब्लड मून के बारे में कई आर्टिकल्स मिल गए। आदिल उसके बारे में पढ़ता गया। आदिल हर तरीके से ब्लड मून के बारे में जानना चाह रहा था। काली ताकतों के लिए मई जैसा दिन था। इस दिन इनकी ताकतें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ... बुरी शक्तियां बढ़ने लगती हैं। चांद पूरी तरह से लाल हो जाता है, बलह जैसा लाल। जैसे जैसे भी इसके बारे में पढ़ता जा रहा था, आदिल की टेंशन बढ़ती जा रही थी। ब्लड मून को लेकर वर्ड बुकमा में ये दावा किया गया था कि ये अंत की शुरुआत है। ब्लड मून को लेकर कई भविष्यवाणियां उसने पढ़ी, जिनको पढ़कर उसकी परेशानियां और बढ़ गई। श्री आदिल ने कुछ कंटेंट को सेव भी कर लिया था। उसने ये भी चेक किया कि ब्लड मून इक्लिप्स कब पड़ रहा है। आदिल ने जब डेट चेक की तो उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी। वो दिन ज्यादा दूर नहीं रह गया था। आदिल ने लैपटॉप बंद किया और चेयर से उठकर इधर उधर चलने लगा। वो हर तरफ से परेशानियों से ही घिरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन उसने अपने मन में कहा, जब ऊपर वाले ने उसे ही इस काम के लिए चुना है तो मदद भी वही करेंगे, सब अच्छा होगा। आदिल ने अपने आप को तसल्ली दी और घर के लिए निकल गया। घर पर समायरा और शोएब उसका दिन पर वेट कर रहे थे, क्योंकि राधा आंटी ने सारी चीजें आदिल के पसंद की बनाई थी। उसका मन तो नहीं कर रहा था कुछ खाने का, लेकिन अपनी फैमिली और राधा आंटी की मोहब्बत की वजह से वो सभी के साथ खाने के लिए बैठ गया। समायरा ने कहा, आज कितना अच्छा लग रहा है, हम लोग कई दिनों के बाद इस तरह से डिनर कर रहे हैं। इस पर शोएब ने आदिल को छेड़ा हो और नई डिनर टेबल पर जो मिस जैस्मिन ने सेलेक्ट की थी। समायरा ने तुरंत शोएब को चुप रहने का इशारा किया। आदिल दोनों को ही देख रहा था। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अगले साल भी इंटीरियर चेंज करवा तू, तब कोई नई टीम लीड जा जाए। क्यों समायरा, सही रहेगा ना? इस बात पर शोएब अपनी हंसी नहीं रोक पाया और हंसने लगा। समायरा भी हंसने लगी। सबको इस तरह से हंसता देख राधा आंटी भी खुश हो गई और सीधे किचन से मिर्ची लाकर उससे सबकी नजरें उतारने लगी। आदिल ने देखा कि राधा आंटी का मुंह सही है। उसने सोधा, सही मौका है, उनसे आज बात की जा सकती है। जब राधा आंटी उसकी नज़र उतार रही थी तो आदिल ने कहा, आंटी आज मेरे सिर में ऑयल कर देना, आपने काफी टाइम से नहीं की है। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों नहीं, तुम खाना खाकर अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। आदिल उनकी बात सुनकर खुश हो गया, जैसे आज उसकी लॉटरी लग गई थी। शोएब ने आदिल से पूछा, भाई ये हमारे लैंड प्रोजेक्ट को लेकर क्या चल रहा है? और घर के बाहर प्रोटेस्ट भी हुआ, मामला क्या है? मीडिया काफी हाईलाइट कर रहा है। तब आदिल ने शोएब को बताया कि साइट पर से कुछ मजदूर गायब हो गए हैं। शोएब और समायरा दोनों ही इस पर हैरानी रह गए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? वहाँ थी हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या उनको चेक नहीं किया गया? वहाँ तो इतनी सिक्योरिटी भी है, फिर भला आदमी कैसे गायब हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर कोई और मामला है जो आपके सामने नहीं आ पा रहा है? ये भी हो सकता है कि कंपनी को बदनाम करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा हो। समायरा एक सांस में सारी बातें बोल गई। आदिल भी खाना खाते खाते रुक गया और अपना फोन निकाला और अपने मैनेजर को कॉल लगाने लगा। उसने समायरा से मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी कभी बिल्कुल सही बात पकड़ती हो, बिल्कुल शर्लॉक होम्स की तरह। तो समायरा ने खुश होकर कहा, हाँ क्यों नहीं, इतने सारे नॉवेल स्टोरीज जो पढ़ रखी है शर्लॉक होम्स की। आदिल अपने मैनेजर से बात करते हुए बोला, लैंड साइट के सारे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवाओ, मुझे सारी की सारी कल देखनी है, जब से वहां से मजदूर गायब हो रहे हैं। मैनेजर ने सुनते ही आदिल की मुश्किल बताई, सर ये काम तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फुटेज में कुछ समझ नहीं आ रहा है। आदिल ने उसकी बात सुनने के बाद दोबारा अपनी बात रखी, तुम सारी फुटेज कल मुझे दिखाओ, फिर इस मसले पर बात करते हैं। जी सर, जरूर। आदिल ने जैसे ही फोन रखा, शोएब ने भी चिंता जताई, भाई मुझे तो कुछ बड़ी गड़बड़ लग रही है। इस प्रोजेक्ट से हमें कितना फायदा हो रहा है और राइवल कंपनीज शायद ये हजम नहीं कर पा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने ही कुछ किया हो? आदिल भी सोच में पड़ गया। फिर समाचार और शोएब की तरफ देखते हुए कहा,
ये भी हो सकता है। मुझे सारे पहलुओं को देखना होगा, फिर आगे कोई फैसला लेना होगा। खाना आज काफी टेस्टी बना है। आदिल ने बात बदलते हुए राधा आंटी की तारीफ की। इस पर शोएब ने भी साथ दिया। हाँ, आज इन्होंने बिना गुस्से के जो बनाया है। शोएब की बात सुनकर सभी एक साथ हंस पड़े। फिर आदिल टेबल से उठा और कमरे में चला गया। उसने पहले से ही राधा आंटी से पूछने वाले सवाल सोच रखे थे। कमरे में आकर उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले और नाइट सूट पहनकर वॉशरूम से बाहर आ गया। जब तक राधा आंटी उसके कमरे में आ चुकी थी, आदिल के सिर पर तेल मालिश करने लगी। फिर वो हल्के से पूछी, कायनात कहाँ गई? मुझे तो वो बहुत पसंद थी। काफी टाइम से आए भी नहीं, घर कहाँ है वो आजकल? सवाल सुन आदिल ने उदास मन से कहा, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मुझे बताकर नहीं गई। अच्छा ठीक है, मत बता, लेकिन गुस्सा ना हो। राधा आंटी के ना मानने पर आदिल ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। मैं सच बोल रहा हूँ आंटी, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ गई। तो पता कर कहाँ गई है वो। राधा आंटी बोल पड़ी। उनकी इस बात पर आदिल चुप हो गया। आज मुझे हैद की बहुत याद आ रही है। मैं उनको काफी मिस कर रहा हूँ। आदिल ने धीरे से ये बात बोली। अच्छा, तभी आज मालिक के रूम में गए थे। अचानक से आदिल को याद आया उसने रूम का लॉक नहीं लगाया था। उसने कहा, मैं तो रूम का लॉक लगाना भूल गया था। मैंने कब का लगा दिया था, तुम भूल गए थे। राधी आंटी ने आदिल को शांत करने के लिए कहा, आंटी आप तो मॉम डैड के साथ कितने साल रही हैं? हो, मैंने उन लोगों के साथ एक लंबा अरसा बिताया है। अच्छे बुरे सारे वक्त देखे हैं। इस कंपनी को बढ़ते हुए देखा है। तुम लोगों को अपने हाथों से पाला बड़ा किया है मैंने। ये तो बड़े साहब का करम रहा कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास जताया। आज भी मैं तुम लोगों को संभाल रही हूँ। बोलते हुए वो चौड़ा सा भावुक हो जाती हैं। तो आदिल उनको संभालता है। बैन ने इतनी मेहनत से कंपनी को ग्रो किया, उनके दुश्मन भी काफी होंगे ना? आदिल ने सवाल पूछा। हाँ, उनके तो बहुत दुश्मन थे। उनके तो कुछ ऐसे भी दुश्मन थे जो पहले उनके दोस्त बने, फिर पीछे से बौ किया। आदित्य ने हैरान होकर पूछा, ऐसा कौन था जो हैद का दोस्त था और फिर उसने दुश्मनी निकाली? एक था जाट, बड़े मालिक ने उस पर कितने एहसान किए थे, लेकिन उसने उनकी पीठ पीछे छुरा घोंपा। उसने कंपनी के कई जरूरी कागजात भी गायब कर दिए थे और उन कागजात के आधार पर खुद अपनी कंपनी खोल ली थी। वो तो बड़े मालिक को पता चल गया, नहीं तो वो कुछ बड़ा कांड करने की सोच रहा था। आदिल उनकी बात सुन रहा था। कौन था आंटी? वो आपको मालूम है उसके बारे में? नहीं बेटा, मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन उसने तुम्हारे हेड पर एक बार हमला भी करवाया था। आदिल अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। राधा आंटी से वो धीरे धीरे सारे राज उगलवा रहा था। हम लोग लंदन गए। शोएब छोटा सा था और समायरा गोद में थी। तब उसने बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घर बुलाया था। मैं भी बच्चों के साथ गई हुई थी। बहुत बड़ा घर था उसका, महल के जैसा। उसने बड़ी इज्जत की तुम्हारे हैद की। लेकिन जब बड़े मालिक उसके घर से वापस आ रहे थे, तब उसने बदमाशों से बड़े मालिक पर हमला करवा दिया था। मुझे याद है। शोएब रोने जगा था तो बड़ी मालकिन और मैं उधर से ही मार्केट चले गए थे शोएब और समायरा को लेकर, लेकिन बड़े मालिक दूसरी गाड़ी से घर जा रहे थे। तभी उसने हमला करवाया था, लेकिन बड़े मालिक उस हमले से बच गए थे। और उनको पता चल गया था कि वो हमला उसने ही करवाया है। ये बात उन्होंने खुद हम लोगों को आकर बताई। बड़ी मालकिन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भी उनसे कहा, तो उन्होंने मना कर दिया था। उस दिन से वो काफी ज्यादा सतर्क रहने लगे थे। आदिल के दिमाग में उनकी सारी बातें फीड हो गई थी। बेटा, तुम भी बड़ी होशियारी से काम किया करो। किसी पर ज्यादा भरोसा मत करना, दोस्त कब दुश्मन बन जाए पता नहीं होता। राधा आंटी ने आदिल को समझाया। आदिल को वो सब पता चल चुका था जो वो जानना चाह रहा था। क्या अब आदिल गफ्फार का सच सबके सामने ला पाएगा? क्या राधा आंटी कायनात को ये सच बताने में मदद करेगी, जिनको मुफ्ती साहब ने क्यों कमजोर कर दिया था? क्या वो सच में आदिल के दोस्त हैं या फिर वो भी दोस्त की भेष में दुश्मन हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या अब आदिल और कायनात की मुलाकात हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सपेर पोविरस की दुनिया। 39 सायब हुए लोगों का राज। फौज। आदिल ने राधा ने वो सारी बातें निकलवा ली थी जो उसे पता करनी थी। अब उसे इस बात पर पक्का
यकीन हो गया था, जिसने उसके डैड पर हमला करवाया था वो गफ्फार था, जो उनका दोस्त था जिसकी आदिल के हेड ने मदद की थी, उस पर एहसान किए थे, लेकिन वो आस्तीन का सांप निकला। गफ्फार ने उसके हेड को धोखा दिया और अपनी खुद की कंपनी खोल ली, जिसका आज वो मालिक बना बैठा है। वो उसके डैड की वजह से ही है। आदिल का खून ये सब सोचकर खौल रहा था। कायनात इस शैतान की बहन है, जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। कहाँ ये जात आदमी और कहाँ कायनात फूल जैसी नाजुक। मुझे तो लगता है कायनात इसकी बहन भी नहीं है, क्योंकि दोनों कितने अपोजिट। फिर आदिल कायनात के बारे में सोचने लगा। मैंने उसे खो दिया, हमेशा हमेशा के लिए। अब वो मेरी जिंदगी में कभी नहीं आएगी। मैंने उसका दिल तोड़ा नहीं है, बल्कि अपने पैरों के नीचे कुचल दिया है। वो कितनी तकलीफ में होगी। फिर मन में कापनाथ से बात करने लगा। तुम जहाँ पर भी हो, प्लीज अपना ख्याल रखना। मेरी वजह से तुमको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी है। आगे भी मेरी ही वजह से तुम तकलीफ में रहोगी, जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारा भाई मुझे मारना चाहता है। कायनात को याद करते करते आदिल लेट गया। जब उसे हल्की झपकी आई, तभी उसके कानों में हल्की सी आवाज आपी, मालिक। आदिल अपनी आंखें खोला तो सामने गुलाम जिन खड़ा दिखा। आदिल उसे देखकर बैठ गया। गुलाम जिन लैंड साइट पर जो भी घटना हो रही थी, उसकी पूरी रिपोर्ट आदिल को लाकर दे दिया था। जादिल सब कुछ जानने के बाद समझ गया कि उसे आगे क्या करना है। यो गुलाम जिन को शुक्रिया अदा किया और हिदायत दी, तुम वहां पर अपनी नज़र रखो, वहां कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे तुरंत बताना। जी मालिक। इतना कहकर जिन गायब हो गया। आदिल ने अपने दिमाग में प्लान बनाना शुरू कर दिया। सुबह उसको अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करना था, बिना किसी के शक में आए हुए। आदिल अपना लैपटॉप खोला और नोटपैड पर कुछ लिखने लगा। थोड़ी देर काम करने के बाद नोटपैड बंद करके लेट गया। लगभग 90% काम हो गया था, अब बस 10% था, जो भी अगले दिन ऑफिस में करने वाला था, और सारी सच्चाई सबके सामने आ जानी थी। मुझसे और मेरी कंपनी के साथ कोई इतना बड़ा चोखा नहीं कर सकता। उसको पता नहीं उसके सामने आदिल सतार है। आदिल कई बातें सोच रहा था, इस बीच कब उसे नींद आ गई उसे पता नहीं चला। उसकी आंख सुबह 10 बजे तब खुली, जब शोएब और समायरा किसी बात पर झगड़ रहे थे। उनका शोर सुनकर आदिल जागा। उसने टाइम देखा तो 10 बज चुके थे। अरे यार, इतना टाइम हो गया, मैं तो बिल्कुल बेहोशी में सोया था। आदिल बुदबुदाया और थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर अपने ऑफिस चला गया। उसने ब्रेकफास्ट नहीं किया। राधा आंटी उसको आवाज देती रह गई, लेकिन तब तक वो गाड़ी में बैठ निकल चुका था। ऑफिस आते ही उसने प्रोजेक्ट की पूरी टीम को बुलाया और साइट पर जो इश्यू चल रहा था उसकी रिपोर्ट मांगी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया, साइट के सारे सीसीटीवी कैमरे पिछले 15 दिनों से खराब है, इसलिए कुछ कैप्चर नहीं हो पाया। आदिल उनकी एग्जीक्यूटिव सुन रहा था। साइट का क्लर्क भी मीटिंग में आया था। आदिल ने उससे पूछा, जब मजदूरों ने तुमसे आकर वहां हो रही परेशानी बताई थी, तुमने उनकी बात क्यों नहीं सुनी? क्लर्क के पास कोई जवाब नहीं था। तुमको वहां पर इसीलिए रखा गया था कि वर्कर्स की परेशानी को तुम रिजॉल्व करो, ना कि उनको डांट कर भगा दो। फिर आदिल ने टेक्निकल टीम से पूछा, सीसीटीवी 15 दिन से खराब थे और आप लोगों को पता ही नहीं था? यही आप लोग साइट की मेंटेनेंस देखते हैं, आपको काम पर क्यों रखा गया है? इतना बड़ा हादसा हुआ और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। आदिल लाइन से सबको फटकार रहा था। फिर वो लास्ट में प्रोजेक्ट मैनेजर के पास आया, उससे पूछा, आप इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, भारी भरकम सैलरी आपको कंपनी दे रही है, साथ में फैसिलिटीज अलग, फिर आपने गद्दारी क्यों की? प्रोजेक्ट मैनेजर के माथे से बड़ी ई में भी पसीना टपक रहा था। आपने कंपनी के साथ धोखा क्यों किया? वहां पर जितने भी लोग थे सब उसकी तरफ देखने लगे। बताया, आपने किसके साथ मिलकर इतना बड़ा गेम खेला? कितने पैसे मिले आपको? प्रोजेक्ट मैनेजर आदिल के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर उसके पैरों पर आ गिरा। सर, मैंने पैसों की वजह से नहीं किया, प्लीज मेरा यकीन करें। दिल ने उसे खड़े होने को कहा और बाकी लोगों को वहां से जाने के लिए बोल दिया। पहले तुम बैठ जाओ और बताओ ऐसा क्यों किया? आदित्य ने मैनेजर से कहा। उसने रोते हुए कहा, सर, मैं ईमानदारी के साथ ही सारा काम कर रहा था। मेरे पास एक आदमी आया, उसने मुझसे कहा, तुम्हें ये काम करना होगा वरना तुम्हारे बच्चे को मार दिया
जाएगा। मैंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे वहां से जाने को बोल दिया। लेकिन जब मैं शाम को घर पहुंचा तो मेरा बच्चा काफी बीमार था। मैं उसको डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला था कि तभी एक कॉल आया। ये उसी आदमी का कॉल था जो मुझे दिन में मिला था। उसने कहा अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मेरे बच्चे को मेरे सामने ही मार देगा। उसने कहा देखो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ ही मिनट में मेरे बच्चे को खून की उल्टियाँ होने लगी। वो मरने की कगार पर आ गया। मैंने उसकी बात जैसे ही मानी मेरा बच्चा नॉर्मल होने लगा। अपने बच्चे की जान की भीख मैंने उससे मांगी और उसने मुझे ये काम करने को कहा। आदिल जानता था वो शख्स कौन था। आदिल ने प्रोजेक्ट मैनेजर से कहा मैं तुमको कुछ महीनों की छुट्टी दे रहा हूँ, तुम घर पर रहकर आराम करें, लेकिन ये बताओ कि मजदूर कहाँ। उसने बताया सारे गायब मजदूरों की उस आदमी के कहने पर एक जगह पर छुपाया हुआ है और प्लान ये था कि जब सबको मार दिया जाएगा जो डेड बॉडी साइट जाएगा पर डाल दी जाएगी जिससे ये प्रोजेक्ट रुक। आदिल ने उससे उनका पता पूछा और अपने मैनेजर से पुलिस को इन्फॉर्म करने को कहा जिससे सारे मजदूर वहां से छुड़ा लिए जाएं। आदिल ने कहा मैं तुमको अभी जॉब से नहीं निकाल रहा, लेकिन तुमने जो भी किया है वो गलत था। भले ही तुमने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किया हो, तुम अगर थोड़ा सा हिंट दे देते तो ये मसला पहले ही हल हो जाता। खैर तुम आज ही किसी दूसरे देश निकल जाओ, टिकट का इंतजाम अनुज करवा देगा। प्रोजेक्ट मैनेजर ने आदिल का लाखों बार शुक्रिया अदा किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आदिल के मैनेजर ने कहा सर आपको कैसे पता चला कि इसने ही सब करवाया? मेरे कई डिटेक्टिव हैं मैनेजर साहब। इतना कहकर वो मुस्कुराकर वहां से अपने कैबिन में चला गया। मैं तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। गफ्फार तुम मुझे अभी जानते नहीं हो। प्रखर गफ्फार अपनी दोनों चालों के नाकामयाब होने से गुस्से की आग में जल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आदिल को कैसे पता चल गया उसके प्लान के बारे में। वो मुफ्ती साहब के बारे में तो जानता था, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। उनके आसपास इतने पावरफुल जिन हैं और वो खुद इतने ताकतवर है कि उसकी शैतानी शक्तियां उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन उसको अभी तक आदिल की जादुई शक्तियों के बारे में नहीं पता था। उसे ये तो पता था कि कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो है क्या? गफ्फार ये नहीं जान पा रहा था। इधर आदिल ने गफ्फार को हराने की ठान ली थी। वो उसे कोई जीतने का मौका नहीं दे रहा था। वही गफ्फार अपने इंडिया आने के मकसद को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसको वापस लंदन जाकर अपने आप को और मजबूत करना था। वो भी इस तरह से हार नहीं मानने वाला था। गफ्फार ने अपने गुलाम जितन से आदिल पर नजर रखने के लिए कहा और वापस लंदन जाने की तैयारी करने लगा। उसको अपनी कंपनी भी देखनी थी। गफ्फार के गुलाम जिन ने उसकी बात मानते हुए आदिल पर नजर रखना शुरू कर दिया था। अपने मालिक के हुक्म पर वो सिर्फ नजर रख रहा था। गफ्फार ने उसे आदिल पर किसी तरह का हमला करने के लिए मना कर दिया था। उसने सोचा अपने गुलाम जिन्ने से वो अपनी जादुई ताकत के बल पर सारी खबर लंदन में रहकर ले लेगा। गफ्फार को वे समझ में तो आ गया था कि आदिल इतनी आसानी से हारने वालों में नहीं है। वो भी अपने फादर की तरह निडर है। लेकिन गफ्फार भी ब्लड मून से पहले ही वो वुडन बॉक्स हर हाल में पाने के लिए अपनी जी जान लगा दिया था। उसकी भी ब्लड मून के बारे में पता था। इधर आदिल मुफ्ती साहब के आने का इंतजार कर रहा था। वो उनको सब कुछ बता देना चाहता था जो उसके साथ हुआ, साथ ही बेतुलहम जिन के बारे में और उस शर्त के बारे में भी जो अभी तक बेतुलहम जिच ने उसे नहीं बताई थी। लेकिन आदिल को अपने डैड के कमरे से कुछ खोजना था जो उसे नहीं मिल रहा था। उसने सोचा आज फिर से वो डैड के रूम में जाएगा और पता करेगा, शायद कि आज कामयाब हो जाए। आदिल अपने आप को और मजबूत करना चाहता था। उसे पता था आने वाला वक्त भयानक होने वाला है। उसे अपने आप को जादुई ताकतों से ज्यादा ताकतवर बनाना है जिससे वो उस पर हावी ना हो सके। और उसे लग रहा था कि बैंड के रूम से उसे कुछ मिल सकेगा। बेतुलहम स्त्री की दी हुई ताकत और अंगूठी तो उसके पास थी ही, और अब तो उसका गुलाम जिन भी वापस आ गया था। लेकिन फिर भी उसे अपनी ताकत और बढ़ानी होगी। आदिल ये सब सोच ही रहा था कि उसका फोन रिंग करने लगा। नंबर देखकर आदिल का खून खौल उठा। गफ्फार का कॉल था, लेकिन आदिल ने अपने
आपको कंट्रोल करके उससे बात की। गफ्फार तो उससे इतना मीठा बोल रहा था जैसे किसी ने मुंह में शहद चौल दिया हो। आदिल बेटा कैसे हो आप, और काम कैसे चल रहा है? आदिल ने भी उस लहजे में जवाब दिया, जी सर सब बढ़िया, आप बताएं काफी दिन के बाद आपने याद किया। इस पर गफ्फार ने कहा, मैं इंडिया किसी काम से आया था, काम लगभग पूरा हो गया है और अब मैं लंदन वापस जा रहा हूँ, वहाँ का भी तो काम देखना है। इतना कहकर वो हंसने लगा तो आदिल भी पैक हंस दिया। मैं कल जा रहा हूँ बेटा, अपना ख्याल रखना, जब भी लंदन आना हो तो जरूर मिलना, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल सर, जरूर मुलाकात करूंगा, आदिल ने भी बनावटी तरीके से कहा। तभी गफ्फार ने कहा, तुमको तो पता होगा ना कि कायनात कहाँ गई है। यो मुझसे बिना मिले ही लंदन चली गई और अब लंदन में भी नहीं है, अनवर भी उसके साथ है, अब वहां जाकर ही पता करूंगा। उसने ये बात जानबूझकर आदिल को कही क्योंकि वो जानता था कायनात और आदिल के बीच क्या हुआ था। फिर उसने कॉल कट कर दी। गफ्फार की जहर से बुझी बातों को सुनकर आदिल का गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। उसे इस बात से तसल्ली मिली कि कायनात अकेले नहीं, छोटे भाई के साथ है। लेकिन आदिल को पता था गफ्फार लंदन जाकर और कोई गेम खेलेगा और इंडिया में जरूर उसने अपने लोग आदिल के पीछे लगाए होंगे जो उस पर नजर रखेंगे। आदिल को उसी के लिए एक प्लान बनाना था कि गफ्फार के पास जो इन्फॉर्मेशन जाए वो गलत हो। आदिल की आगे की क्या है प्लानिंग होगी, कैसे करेगा आदिल सब कुछ मैनेज, जानने के लिए सुनना होगा आपको अगला एपिसोड सुपर पावर्स की दुनिया का। 48 बिल्लियों का हंगामा। गफ्फार लंदन जाने की तैयारी कर रहा है और उसने आदिल के पीछे अपना एक गुलाम जिन छोड़ दिया है जो आदिल के बारे में उसे बताता रहेगा। आदिल को इस बात का तो अंदाजा था कि वो उसकी जासूसी के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा। आदिल इसके लिए अपने माइंड में एक प्लान तैयार करने लगा था जिससे गफ्फार को उसके जासूस गलत बातें बताएं। इससे पहले आदिल ने अपने गुलाम जिन को ये पता लगाने के लिए बोल दिया था कि गफ्फार ने किसको उसकी जासूसी के लिए रखा है। आदिल ऑफिस से निकल ही रहा था कि उसके मैनेजर का कॉल आया। आदिल कार में बैठते हुए कॉल को रिसीव किया। जी बताएं क्या अपडेट है, आदिल उससे पूछा। सर सारे मजदूर मिल गए हैं, पुलिस ने सभी को रिकवर कर लिया है, लेकिन वो प्रोजेक्ट मैनेजर की तलाश कर रहे हैं। इस पर आदिल ने कहा, उनसे बोल दो कि हमारा मैनेजर आउट ऑफ इंडिया है, जैसे ही वो जाएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, जिसके बाद आप अपनी पूछताछ कर सकते हैं। जब वो वापस आएगा तो मैं मामला हैंडल कर। जी सर, आदिल के मैनेजर ने आदिल की बात से एग्री किया और फोन रख दिया। आदिल की कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी हुई थी। अचानक आदिल की नज़र एक कार पर गई। आदित्य उसमें बैठे शख्स को देखकर खुश हो गया। उसने अपनी कार का शीशा नीचे किया और आवाज लगाई, राहुल राहुल। उसने भी आदिल को देख लिया था। ट्रैफिक लाइट जैसे ही चीन हुई, दोनों ने ही अपनी कार रोड के साइड में कर ली। आदिल तुरंत कार से निकला और उसके गले जा लगा। अरे यार, इतने सालों के बाद कहाँ गार्ड थे। मोड़ आदिल राहुल के देखकर खुरा होते हुए बोला, आदिल भाई मेरी जान, कैसे हो तुम, कितना बदल गए हो। राहुल ने भी आदिल से उसका हालचाल पूछा। दोनों मिलकर काफी खुश लग रहे थे। आदिल ने सजेस्ट किया, चलो कहीं बैठकर बातें करते हैं। राहुल भी चलने के लिए तैयार हो गया। जादिल ने ड्राइवर राहुल से राहुल की कार के पीछे आने कहा और वो के साथ उसकी कार में जा बैठा। दोनों काफी अरसे बाद मिल रहे थे। राहुल आदिल का स्कूल फ्रेंड था और एमएलए का बेटा भी था, लेकिन राहुल की आदिल से अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक जैसे ही नेचर वाले थे। राहुल को भी दिखावा करना नहीं आता था और आदिल को भी। राहुल कहीं ये जताने की कोशिश नहीं करता था कि वो मंत्री का बेटा है। राहुल एक इंजीनियर था और उसकी खुद की कंपनी भी। दोनों बैठकर बातें करते हुए शहर के एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच गए। राहुल आदिल को देखकर बोला, बार तुम्हारा तो पूरा मेकओवर हो चुका है, कितने बदल गए हो। कहाँ पहले तुम टी शर्ट और एक जीन्स के अलावा कुछ नहीं पहनते थे और अब कोट पैंट। मुझे अच्छा लगा तुमको देखकर मेरे भाई, आदिल हंसते हुए बोला। हाँ भाई, क्या किया जाए, कंपनी का यही ड्रेस कोड है।
क्या कर सकते हैं, मेरा बस चले तो मैं अभी भी टी शर्ट और जीन्स ही पहनूं। आदिल की बात सुनकर राहुल हंसने लगा। आदिल ने उसके बारे में पूछा कि वो इतने दिन से कहाँ गायब था। तो राहुल ने बताया, यार मैंने एक नई कंपनी एस्टेब्लिश की है साउथ अफ्रीका में, बस वहीं पर काम चल रहा था तो उसी के सिलसिले में वहाँ था। उसने आगे कहा, सत्तार ग्रुप ऑफ कंपनीज की भी तो वहाँ एक ब्रांच है। आदिल ने सहमति जताई, हाँ हमारी वहाँ कोल कंपनी है और वहाँ अभी एक नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उसमें पेपर वर्क का इश्यू है, देखते हैं क्या होता है। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैंने तो शादी कर ली टीना से। आदिल ने खुश होकर उसको मुबारकबाद दिया। तुम्हारा क्या रहा गर्लफ्रेंड शादी? राहुल ने आदिल से पूछा तो आदिल ने जवाब दिया, नहीं बार दोनों ही नहीं है। राहुल ने हैरान होकर कहा, क्यों भाई, तेरी गलीन तो थी ना लंदन में, क्या हुआ? इस पर आदिल ने उसे देखते हुए कहा, नहीं अब तो काफी साल हो चुके, कोई नहीं। दोनों काफी देर तक स्कूल और अपने कॉलेज की बात करते रहे। राहुल ने आदिल से उस पर हुए हमले के बारे में भी पूछा। मैं तब साउथ अफ्रीका में था जब तुम्हारे ऊपर हुए हमले का पता चला। मेरे पास तेरा मोबाइल नंबर नहीं था, घर पर कॉल की थी तेरे। तब किसी ने उठाया नहीं, फिर मैंने सारी अपडेट न्यूज और सोशल मीडिया से ही ली तेरे बारे में। इसके बाद आदिल ने उसे उस पर हुए हमले के बारे में डिटेल में बताया। राहुल को सुनकर ही डर लग रहा था, आदिल को काफी टाइम के बाद अच्छा लग रहा था। रात होने को आ गई थी, दोनों की बातें ही खत्म नहीं हो रही थी। तभी राहुल के फोन में रिंग बजी, वो टीना का कॉल था। राहुल ने उससे कहा, बस वो थोड़ी देर में आ रहा है। आदिल भी समझ गया था कि राहुल की वाइफ उसका वेट कर रही है, तो वो जाने को कह देता है। फिर दोनों दोबारा मिलने का कहकर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। राहुल चला जाता है, आदिल भी निकल रहा होता है। उसको अनुज का कॉल आ जाता है। वो उससे कुछ देर खड़े होकर बात करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र झाड़ी के पास जाती है। वी धीरे धीरे चलकर वहां जाता है और झाड़ियों को हटाता है, तो यहाँ उसको एक काली बिल्ली नजर आती है, जो आदिल को देखते ही भाग जाती है। तभी उसके साउथ अफ्रीका के ब्रांच हेड का कॉल आने लगा। आदिल सोचा, इस वक्त साउथ अफ्रीका से कॉल वो नॉर्मली रात को कॉल करता नहीं। आदिल जल्दी से कॉल रिसीव किया। उसके वहां के मैनेजर ने बताया कि कोल माइन में पानी भर गया है, लेकिन पानी कैसे भरा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहां पर इस वक्त बारिश का मौसम नहीं है। आदिल ने उससे सारी जानकारी ली और कहा, तुम जल्द से जल्द इसकी रिपोर्ट मुझे भेजो, मुझे वहां की गवर्नमेंट से बात करनी होगी। आदिल उससे बात कर ही रहा था, तभी उसकी नज़र बाहर के गेट पर गई। वहां पर एक बिल्ली काफी देर से टहल रही थी। वो वैसी ही बिल्ली थी जो उसने रेस्टोरेंट के पार्किंग लॉट में देखी थी। आदिल को थोड़ा अजीब लगा। उसने गार्ड से बिल्ली को भगाने के लिए कहा। फिर ब्रांच हेड से बात करने के बाद अनुज को कॉल लगाया। अनुज ने तुरंत कॉल रिसीव की। आदिल ने कहा, कल जोहान्सबर्ग के मेयर से मेरी बात करवाओ, उनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लो, मुझे उनसे कोल माइन प्रोजेक्ट को लेकर बात करनी है। जी ठीक है, कल मॉर्निंग में ही अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। इतना कहकर आदिल ने फ़ोन रख दिया और कमरे में आ गया, लेकिन उसे वो काली बिल्ली की हरकत बड़ी अजीब लगी। उसने बिल्लियों के बिहेवियर और बिल्लियों के बारे में जानने के लिए नेट पर सर्च किया, लेकिन उसको कुछ ऐसी बातें भी पता चली जिसको पढ़कर उसका दिमाग घूम गया। उधर आदिल के घर के बाहर वो काली बिल्ली रात भर चक्कर लगाती रही। घर के गार्ड ने कई बार उसे भगाने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से आ जाती थी। बिल्ली गेट से 100 कदम दूर थी, गेट के आस पास बिल्कुल नहीं आ रही थी। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, ये कैसी बिल्ली है, इसे तो अभी तक चले जाना चाहिए था, लेकिन ये कब ये सही घूम रही है। दूसरे गार्ड ने लापरवाही से कहा, घूमने दो, जानवरों का भी कुछ पता नहीं होता। फिर वो आपस में बात करने लगे, लेकिन वो बिल्ली आसपास घूमती रहती है। वो बिल्ली बेहद काली और डराने वाली थी। उसकी आंखें एक नॉर्मल बिल्ली से काफी अलग थी, जैसे वो बिल्ली ना होकर कुछ और ही थी। सुबह होने तक वो वहीं रही। हल्की सुबह होने पर वो वहां से चली गई। आदिल ने अपनी बालकनी बंद कर रखी थी, इस वजह से आदिल के कमरे में बाहर की रोशनी नहीं आ रही थी।
आदिल के लिए वो अच्छा भी था, इसी बहाने उसकी नींद पूरी हो जाती। सुबह समायरा और शोएब ने भी आदिल को डिस्टर्ब नहीं किया। दोनों ही उसके कमरे में आए, लेकिन उसको सोता देखकर वहां से चले गए और घर के बाकी लोगों को भी आदिल को डिस्टर्ब करने से मना कर गए। आदिल काफी गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से आदिल अपनी नींद से जाग उठा। उसे ऐसे लगा कि एक बिल्ली उस पर कूद गई है। जब वो नींद से उठ गया तो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश की। उसने घड़ी में टाइम देखा तो दोपहर के 12 बज चुके थे। उसने मन में सोचा, आज काफी दिनों के बाद इतना लेट उठा हूँ। लेकिन आदिल का दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने रुबाब में वही काली बिल्ली देखी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो उस पर अपने दांतों से हमला कर देगी। तभी उसका फोन रिंग करने लगा। वो अनुज का कॉल था। आदिल ने उसका कॉल रिसीव किया। हाँ अनुज बोलो, सर जोहान्सबर्ग के मेयर ने बात करने का अपॉइंटमेंट दे दिया है। आदिल ने कहा। ओके गो, तुम रिपोर्ट बना लो। फिर ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। थोड़ी ही देर में वो ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन रास्ते भर काली बिल्ली की तस्वीर उसके आंखों में आ रही थी। उसने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो सिर्फ एक सपना था। फिर भी आदिल ने मन में सोचा, इसके बारे में मुझे मुफ्ती साहब को बताना चाहिए। ये सोचते हुए वो ऑफिस आ गया। ऑफिस आते ही उसने जोहान्सबर्ग प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स अनुज से ले ली। आदिल के साथ ही प्रोजेक्ट से जुड़े बाकी अधिकारी भी मीटिंग रूम में मौजूद थे। थोड़ी ही देर में जोहान्सबर्ग के मेयर ऑनलाइन जुड़ गए। काफी लंबी बातचीत के बाद फाइनल हुआ कि आदिल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड अधिकारियों को जोहान्सबर्ग जाना होगा और पेपर्स पर सिग्नेचर करने होंगे वापस माइनिंग शुरू करने के लिए, क्योंकि वहां हादसा होने का डर बना हुआ था, जिस पर वहां की गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बातचीत खत्म होने के बाद आदिल प्रोजेक्ट ऑफिसरों से कहा कि वो लोग साउथ अफ्रीका जाने की तैयारी करें। फिर आदिल ने अनुज से कहा कि उसे जरूरी काम है। इतना कहकर वो ऑफिस से निकल आया और ड्राइवर से मुफ्ती साहब के मदरसे चलने के लिए बोल दिया। आदिल मदरसा आ चुका था, लेकिन मुफ्ती साहब वहां नहीं थे। उनके खादिम ने कहा, आदिल साहब आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, वो कुछ काम में बिजी है। मैं आपके आने के बारे में उनको बता देता हूँ, जब तक आप यहाँ इंतजार करें। आदिल वहाँ बैठकर इंतजार कर रहा था। आदिल ने देखा वहाँ पर कई बिल्लियाँ पली हुई हैं, कुछ तो काफी खूबसूरत थी। आदिल ने कुछ को उठाना भी चाहा, लेकिन वो हाथ में नहीं आए। आदिल सोचने लगा, पिछले कई दिनों से बिल्लियों से उसका पाला पड़ रहा है, लेकिन मुफ्ती साहब ने यहाँ पर कितनी ज्यादा बिल्लियाँ पाल रखी है, कैसे केयर करते होंगे इनकी। तभी मुफ्ती साहब आ गए। आदिल ने उनको सलाम किया। फिर मुफ्ती साहब ने आदिल को गले लगाते हुए उसका हाल चाल जाना, समायरा की तबीयत भी पूछी। आदिल ने मुफ्ती साहब से तुरंत एक सवाल पूछ लिया, मुफ्ती साहब आपके के पास कितनी बिल्लियां हैं? कुछ तो कितनी ज्यादा खूबसूरत है, आप इन सब का कैसे ख्याल रखते हैं? सवाल पर मुफ्ती साहब मुस्कुरा दिए, फिर बोले, आदिल बेटा ये बिल्लियां नहीं हैं। आदिल उनकी बात सुनकर सन रह गया। मुफ्ती साहब मुझे नजर आ रही है, ये सारी बिल्लियां ही है और आप कह रहे हैं कि ये बिल्लियां नहीं है। आदिल ने बड़ा हैरान होने वाला रिएक्शन दिया। मुफ्ती साहब ने कहा, बिल्लियां तो है, लेकिन ये असल में वो हैं जो हमें नजर नहीं आ रही है। आदिल को उनकी बात समझ में नहीं आई। इसके बाद मुफ्ती साहब ने एक इशारा किया तो उसमें से एक बिल्ली अचानक से बड़ी होने लगी। आदिल का दिल जैसे बाहर को आ गया। बिल्ली इतनी बड़ी हो गई थी कि वो रूम की सीलिंग छूने लग गई थी। फिर वो दूसरे रूप में बदलने लगी। आखिर क्या रहस्य है इन बिल्लियों के पीछे? कौन है वो आली बिल्ली जो आदिल का जीना हराम कर रखी है? क्या वो कोई शैतानी ताकत है जो आदिल पर अटैक करना चाहती है, या फिर गफ्फार की जासूस? और मुफ्ती साहब आदिल को क्या दिखा रहे हैं? जानने के लिए सुने नेक्स्ट एपिसोड सुपर पावर्स की।